नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन जोशी विश्व आयुर्वेद मिशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का ये कार्यक्रम हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद मिशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर गिरीन्द्र सिंह तोमर सर द्वारा इस कार्यक्रम को रखा गया है। ये कार्यक्रम 7:30 बजे से साढ़े 7 बजे से 9 बजे तक चलेगा। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ इसका टाइटल जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ आयुष इन ग्लोबल हेल्थ सिनेरियो, यानी आयुष की ताकत जो है वो विश्व के पटल पर, विश्व के जो वर्तमान स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसमें क्या स्ट्रेंथ है, इस पर ये प्रोग्राम रखा गया है। प्रोग्राम की थोड़ी सी मैं रूपरेखा आप सभी दर्शकों के सामने रख देता हूँ। ये कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ते हैं यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव शिकागो अमेरिका से डॉक्टर रामकृष्ण शाह जी। इस कार्यक्रम में शुरुआत के बाद हमारे इस कार्यक्रम की जो प्रस्तावना है वो प्रोफेसर गिरीन्द्र सिंह तोमर सर रखेंगे। इसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में डॉक्टर वीएन सिंह सर, जो फॉर्मर डायरेक्टर होम्योपैथिक सर्विसेज उत्तर प्रदेश के रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे डायरेक्टर यूनानी प्रोफेसर डॉक्टर एस.एच. सिद्दीकी सर। हमारे साथ जुड़ेंगे मुंबई से प्रोफेसर उमा शंकर निगम सर। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर एस.एम. सिंह सर, जो डायरेक्टर हैं साईनाथ पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। और हमारे साथ इसी कार्यक्रम में विश्व आयुर्वेद मिशन के डॉक्टर डी.पी. आर्या, जो सेक्रेटरी जनरल हैं विश्व आयुर्वेद मिशन के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जिनका हम कालांतर में बाद में नाम लेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ परंपरा है कि हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले भगवान धन्वंतरी की वंदना से इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। चूँकि हम आयुर्वेद के और यूनानी के लोग हैं, आयुष के लोग हैं, तो आयुष में भगवान धन्वंतरी का स्थान काफ़ी है। तो हम भगवान धन्वंतरी जो भी हम ईश्वर या यूनानी में भी जो मानते हो, हम उसकी अपने वह उसकी वंदना कर सकते हैं। बिभ्राणो जनिनाम चकास्ति भुवनम पीयूषम पूर्णम घटम तम धन्वंतरि रूपमीशममलम वंदामहे श्रेयसी। इस प्रकार हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत भगवान धन्वंतरि की वंदना से की। 7:30 बज चुके हैं। समय पर मैं अब प्रोफेसर गिरीन्द्र सिंह तोमर सर को आमंत्रित करता हूं कि वो इस कार्यक्रम के बारे में और इस कार्यक्रम को क्यों रखा गया है इसकी पूरी प्रस्तावना रखेंगे। प्रोफेसर गिरीन्द्र सिंह तोमर सर प्रिंसिपल रहे हैं, भारत सरकार के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम से भी वो जुड़े हुए एक सदस्य हैं, और वर्तमान में जो विश्व आयुर्वेद मिशन है वो प्रेसिडेंट है। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ सर, इस कार्यक्रम की प्रस्तावना जो है आप अभी टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा, अभी नहीं। ओम श्री शीतानाथ समारंभाम रामानंदाति मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्य, विशेष रूप से डॉक्टर रामकृष्ण शाह जो कि यूएन रिप्रेजेंटेटिव हैं, शिकागो यूएसए से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही विस्तृत होम्योपैथिक चिकित्सक, एक बहुत अच्छे एकेडमिशियन और एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर बीएन सिंह जी, स्टेट होम्योपैथिक सर्विसेज के आप डायरेक्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर यूएस निगम साहब, जो कि नापार के अध्यक्ष होने के साथ साथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन के प्राचार्य एवं डीन भी रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद सिकंदर हयात सिद्दीकी जी, जो कि स्टेट यूनानी सर्विसेज ऑफ उत्तर प्रदेश के वर्तमान में निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर डी.पी. आर्या जी, सेक्रेटरी जनरल विश्व आयुर्वेद मिशन, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ में डॉक्टर नवीन जोशी जी, जो कि आपके फाउंडर और एडिटर हैं आयुष दर्पण जर्नल के और एडीएफ फाउंडेशन के। तो ये सभी लोगों को जोड़ने का अभिप्राय, विशेष रूप से मेरा औचित्य यह है कि हमको समेटिव रूप से एक एसेंस के रूप में
आयुष का जो स्ट्रेंथ है वो जो है संपूर्ण विश्व के सामने रखना है, जिससे बिकॉज यू ऑल आर अवेयर दैट ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज गॉट इट्स ओन लिमिटेशंस। तो हर सिस्टम की एक लिमिटेशंस हैं, उसकी एक स्ट्रेंथ है और उसकी कुछ आपकी डिमेरिट्स भी हैं। तो उन सारी चीजों में से मंथन करके हम लोगों ने एक अभी कार्यक्रम किया जिसमें भारतवर्ष की सारी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के आयुर्वेद के हेड्स को मैंने आमंत्रित किया और उन सब हेड्स ने बैठ करके जो मंथन करके आयुर्वेद का निष्कर्ष निकाला वो अब आपके सामने प्रस्तुति करूंगा। और उद्देश्य मेरा मात्र यह है कि हम जो है केवल अपने देश की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। हमारा जो मंतव्य है, जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय बार बार कहते हैं कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारा उद्देश्य आयुष विधा के द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हैं और उसी दिशा में हम लोग कार्य करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि परम शक्तिवान परम पिता ने हम लोगों को चिकित्सा जैसे पुनीत व्यवसाय से जोड़ा, जिसके बारे में कहा गया है कि चिकित्सताद पुण्यतमम न किंचित। इससे बढ़कर के कोई पुण्यतर कार्य नहीं है। और एक उपनिषद का वाक्य जो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर लिखा हुआ है, उसका उद्देश्य है कि हमारे यहाँ कहा है कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। हमारा उद्देश्य प्राणियों के दुख को दूर करना ही हमारा मूल उद्देश्य है, इसलिए इससे बढ़कर के कोई पुनीत कार्य नहीं है। तो आज हम कुछ आयुर्वेद की विशिष्टताओं को आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि वेद विश्व वांग्मय के प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में स्वीकार्य हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिटन टेस्टिमनी ऑफ नॉलेज and being Upaved of Atharvaved, it is supposed to be ancient most system of medicine. Ayurveda is not merely a system of medicine or system of treatment. It is supposed to be an ideal way of life. Then important thing is Ayurveda is specifically patient oriented, unlike the Western medicines approach, disease oriented system. हम लोग रोगी के बारे में विशेष चिकित्सा करते हैं, पहले हम रोगी को देखते हैं, बारे में विचार करते हैं। ये हमारी विशेषताएं हैं। As far as the specific approach of this system is concerned, we are having the pro-nature approach. Pro-nature approach means as it has been depicted by Ayurvedic classics, that we have got the concept of the man come environment. According to this concept, the man is the miniature replica of cosmos. Yavanta loke tavanta purso. Yavanta purso tavanto loko. Yat pinde tat brahmande. Human body is a symbolic representation of the whole universe. That's why minor changes in the cosmic environment will directly influence the human constitution. As you know, 3 cosmic powers are there in the world in the form of the sun, moon and air. In human body, we have got the representative of 3 cosmic powers in the form of the Vata, Pitta and Kapha. That is very important issue according to Ayurvedic system of medicine. Next important feature or the distinguished character of this very system is it has got the individualized approach. ये हम जो है, unlike the Western system of medicine, we are not proposing same medication to each and every individual. We have got the distinct approach as narrated by Charak. Yoga masam to yo vidyad des kalopapaditam purusam purusam vich sageo visugottama. This is the wonderful approach of Ayurveda. You have to analyze each and every individual and decide its constitution. And according to the constitution, we are prescribing different type of the medicaments. Next important thing is it has got the psychosomatic concept of each and every disease. That's why we are treating an individual not at the physical level. We are treating an individual at psychic level also.
That's why our treatment is complete or total in this project perspectives. Next important thing is what we are talking about when we are treating an individual. Our approach is restoration of normalcy. Neither we are doing anything for the symptomatic relief of the patient, as discussed in Western system of treatment. धातु साम्य क्रियाश्चोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम चतुर्णाम विषगादीनाम सस्तानाम धातु वैकृते प्रवृत्तिर धातु साम्यार्थः चिकित्सेत विधीयते. Our approach is to restore the normalcy which has been occurred in the body due to the disbalance or disequilibrium of various humors in the form of the Vata, Pitta and Kapha. That's why our approach is a radical removal of the disease, neither the symptomatic response. Then next important thing is, it is supposed to be one of the best way to keep one healthy. We can prevent different diseases, not only COVID-19. We can prevent ourselves from the different diseases, from the grip of the COVID-19 and other ones. That is our important approach, because the primary objective of Ayurveda is discussed in the Ayurvedic classics as swasthasya swasthya rakshanam aturasya vikara prasamnam cha. स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, to maintain the health of the healthy individual, is the primary objective of Ayurveda, and cure of ailments is the secondary objective. And next important thing is, which is very important in the present scenario, where the immunity is supposed to be one of the best measures to get rid from such type of the dreaded infectious diseases. In this perspective, we have got the specific approach of promotion of health. Swasthasya ojaskaram yattu yad brasyam tad rasayanam. We have got thousands and thousands of the herbal drugs named as Rasayan and Vajikaran drugs, rejuvenators and aphrodisiacs. They can boost up your immune system or resistance of the body and used in the healthy individual. स्वस्थ व्यक्तियों को भी इसका हम प्रयोग करा के और उनके स्वास्थ्य का समन्वयन कर सकते हैं. Next important thing is, in present scenario, World Health Organization has fixed its goal, 4-dimensional goal. That is prevention, promotion, cure, and rehabilitation. While we are talking about the prevention of health, we have got wonderful approach in the form of the day regime, night regime, seasonal regime, good conduct. Several things are narrated in such a scientific manner. If we follow these principles, we can get rid from number of the dreaded problems. That's very important issue. That's why prevention is supposed to be the wonderful approach of Ayurveda. Next one is the promotion. I have already discussed with the help of the different Rasayans like Chavanprash, Asugandha, Muleti, Giroi, Glochi. Several drugs are already narrated by our ministry to boost up the immune system. That's why we can promote the health of the healthy individual, which is very essential in the present scenario. And next important thing is cure. As far as cure is concerned, Nanoshadi Bhutam Jagat Kinchit. It is the version of Charak. There is not a single element, single object available in the world which is not having its medicinal quality. Such type of the version as given by Charak Samhita. My dear friends, we have got very broad pharmacopoeia because our nature is very rich and we can treat each and every disease with the help of these drugs. Now the important thing is, what is our limitations while we are talking to cure the chronic diseases? No doubt, Ayurveda can contribute a lot in the management of the chronic ailments. And it will yield good results. On several clinical trials are conducted in different centers of the country and we are getting wonderful response. As far as the treatment of the cancer is concerned, just I am telling one important thing. We peoples, not only I, myself, our physicians like Dr. Professor S.M. Singh, Professor B.N. Singh, Professor Nigam, all they are getting number of these such type of the patients. Patients का पहला प्रश्न होता है कि हम ठीक हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे. The patient who is refractory from all medical treatment and declared the lifespan of 2 weeks, 3 weeks or 4 weeks, prognosticated by the modern physicians. वो आयुर्वेद में आने के बाद, होम्योपैथी में आने के बाद, यूनानी में आने के बाद ये उम्मीद करते हैं कि हम आप इसमें ठीक हो जाएंगे.
तो मेरा कहना यह है कि मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि we can contribute in the three ways. Number one, we can definitely increase, we can definitely add some more precious days, months and years in the life of the patient. Number second, we will definitely improve the quality of life. That is most important. Patient is bedridden, dependent for his daily activities on the family members. So he will work himself. That is very important issue. Or third and important thing is we can minimize the side effects of the chemotherapy and radiation therapy. So this is the strength of Ayurveda or Ayush in the treatment of the cancer. Secondly, we are talking about the diabetes. As you all are aware, to reduce the blood glucose level is not the mere object of the diabetes treatment, as highlighted by the Western physicians. Now they have changed their strategy. I was attending an international conference and a person from Japan, he quoted this important thing that to reduce the blood glucose level is simply winning a battle and losing a war. Our objective for the treatment of the diabetes is basically to boost up the integrity of the vital parts, which are supposed to be develop the complications. As in the case of the diabetes, nephropathy, neuropathy, myopathy, cardiopathy, each and every part of the body is affected by the dreaded complications of diabetes sooner or later. There is not a single part from brain to kidney which is not affected by the diabetic complications. In those circumstances, our objective is to reduce the blood glucose level up to one hand. And second important thing is we are maintaining the integrity of the vital parts with the help of our Rasayan drugs. So this is about the, and third and important thing, talking about regarding we are talking about the liver diseases. We have got the very specific experience in the patient of the hepatitis B. On Google, the literature is available regarding GH89. I did an extensive research work and found that Ayurvedic drugs are very, very effective in curing the patients of the hepatitis B and hepatitis C, which is supposed to be more dangerous than that of AIDS. So this is the contribution of the Ayurvedic medicine or Ayush medicines in the field of the chronic ailments. One important thing which I want to highlight over here, chronicity of the disease is basically due to immunopathology. This immunopathology is developed due to one hand due to the membrane pathology on one hand and dislodged immunity on the other. So we are removing membrane pathology with the help of the Panchkaram therapy. That is supposed to be biopurification and boosting the immune system with the help of the subsequent use of the Rasayan drugs, so that we can completely control the chronic diseases successfully. This is our specific approach for the chronic ailments. Now the question is, now the priority of the World Health Organization is changed, shifted from infectious diseases to lifestyle related diseases or NCDs. And it is the version of WHO. More than 75% lifestyle related diseases can be prevented. How they can be prevented? They can be prevented after following ideal lifestyle. Ideal lifestyle is narrated in Ayurvedic classes in thorough detail. That is very important thing. And it is the version of WHO in the case of diabetes. In spite of sufficient glucose control with insulin and other oral hypoglycemic drugs, its complications are inevitable. In those circumstances, Ayush medicine will very much helpful to control the diabetes up to that extent. That is very, very important aspect of Ayurveda and other systems. The important thing, we have got three tools. Not only we are advocating the Ayurvedic drugs, we are advocating triple tools: Ahar, Achar, Aushadh. Ahar means the food, which is supposed to be most important issue. As far as food is concerned, हमारे यहाँ लिखा गया है food के बारे में, आहार के बारे में. Ahar sambhavo vastu rogascha ahar sambhava. The body is formed with the help of the ahar, and the diseases are the outcome of the faulty dietetics. Second important thing is pathe satikadarthasya kemosadan sevanai, pathe asatikadarthasya kemosadan sevanai. If we follow the rules of the dietetics,
you need not to take any medicine. Or if you are not following the rules of the dietetics, there is no benefit of the medicine. It has been narrated in the 16th century by the Lolim Raj. That shows the importance of the diet in this perspective. And second important thing is achar, lifestyle. A specific lifestyle is narrated by our acharyas that is very peculiar, and we must advocate this thing in the current scenario. मैं यहां पर एक चीज आपके सामने कोट करना चाहूंगा कि जर्मन के एक फिजिशियन ने ये कोट किया कि जो आपका रिसर्च प्रोटोकॉल, जो एलोपैथिक का रिसर्च प्रोटोकॉल आयुष चिकित्सा पद्धति की मेडिसिन को वेरीफाई करने के लिए यूज किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वो कॉलोनियल माइंडसेट है। वो कॉलोनियल माइंडसेट क्या करना चाहता है कि अच्छी अच्छी चीजों को आयुर्वेद की निकाल करके अपने लिटरेचर को एनरिच करके और आयुष सिस्टम को बाइंड अप करके रख दिया जाए। That's why if you want to evaluate the Ayush medicines on current scientific parameters, you can use the current technology, and the parameters must be used of our own. Then only we can reach our literature. Otherwise, it will be a contribution towards enriching the Western system of medicine. Evaluation of the certain drugs, ashwagandha, guruchi, mulati, they will be helpful, but it will enrich the modern literature, nor the Ayurvedic and Unani. So we have to define our other things. Then last and important thing is, हमारे साथ जो सभी लोग बैठे हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी जो हिंदू मिथोलॉजी है, जो हमारी ट्रेडिशनल संपत्ति है, विरासत है, उस आयुर्वेद के ये सारे पार्ट हैं। हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। आज तो आयुष ने जोड़ा है। शुरू से ही हमारे यहाँ कहा गया है कि हेतु व्याधि विपर्यस्त विपर्यस्तार्थकारिणाम औषधान्य विहाराणाम उपयोगम सुखावहम। 18 टाइप्स ऑफ द थेरापीज आर डिस्क्राइब्ड। इनमें से व्याधि विपरीत आपकी एलोपैथी है, व्याधि विपरीतार्थकारी हमारी होम्योपैथी है, जिसका सिद्धांत ही समय समयती है। विषस्य विषमौषधम, किसी आदमी को नॉलेज में होता है उसकी चिकित्सा में अल्कोहल का ही, होम्योपैथी का सिद्धांत है हमारे यहाँ व्याधि विपरीत चिकित्सा कहलाती है। उसी प्रकार से यूनानी पद्धति पर सोना, सफरा और खून, ये 4 दोष बताए गए हैं हमारे सुश्रुत ने भी। वात, पित्त, कफ और रक्त, ये 4 दोष बताए हैं। और औषधियां जो यूज की जाती हैं, जो फॉर्म यूज किए जाते हैं, वो अक्षर से मिलते हैं। इसलिए ये सारी चिकित्सा पद्धतियां मूलतः एक विशिष्ट इसी चिकित्सा पद्धति के अंग हैं। ये सारी चिकित्सा पद्धतियों की जननी है। और योग तो आयुर्वेद का एक अंग है। जैसा कि कहा गया है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य तु वैदिकेन योपा करोतु प्रवरम मुनीनाम पातंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद, चित्त माने मन की शुद्धि के लिए योग, और वाणी की शुद्धि के लिए महाभाष्य पतंजलि ने व्याकरण का निर्माण किया। ये एक ही ऋषि की देन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद की तरफ से, आयुष की तरफ से हमारा विशेष रूप से सजेशन है, इट इज एप्रोप्रिएट इन इन्फेक्शियस डिसीजेस। बाय बूस्टिंग अप द इम्यून सिस्टम वी कैन कंट्रोल एंड प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिसीजेस। इट इज वेरी इफेक्टिव इन द लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस। इट इज वेरी गुड रिजल्ट्स इन द क्रॉनिक एंड इंट्रैक्टेबल डिसीजेस। इट इज an ideal system for prevention and promotion of health. It is supreme because it is based on natmartham napi kamartham athap bhutadayam prati sarve bhavantu sukhina sarve santu nirabhaya sarve bhadrani pashyantu yam mam kaschit dubhag bhavet. Thank you very much. जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। मैं जोशी जी से निवेदन करूंगा कि अग्रिम वक्ता को आवेदन करें। Thank you very much for patience hearing. Thank you so much. Thank you, Dr. Tomar sir, for a very elaborative approach on the role of Ayush, Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, होम्योपैथी, सभी की आपने पूरी सब अप्रोच को रखा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे साथ शिकागो से जुड़ते हैं यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा सर। तो रामकृष्ण शाह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप शिकागो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, आप अनम्यूट कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, और आज के कार्यक्रम का जो है कि आयुष को ग्लोबल लेवल पर किस प्रकार से लिया जाए, क्योंकि अभी हमारे साथ योग, यूनानी सभी के लोग जुड़े हुए हैं। अभी श्रीलंका से भी अभी लोग जुड़ेंगे, अभी फ़ोन आया था, वो भी जुड़ने वाले हैं।
यूनानी के वहाँ के भी लेक्चरर जो हैं नाजिम साहब, वो भी जुड़ेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सर, आपका तो यूनानी में एक पूरा फाउंडेशन है, ग्लोबल यूनानी रिसर्च फाउंडेशन, जो शिकागो में है, तो थोड़ा-सा आप एलैबोरेट करें कि किस प्रकार से आयुष को आगे ग्लोबल लेवल पे ले जाया जा सकता है? नमस्कार। सबसे पहले तो हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं तोमर सर को, जो वर्ल्ड आयुर्वेदिक मिशन को लेके चले हैं। और दूसरा धन्यवाद हम देते हैं हमारे डॉक्टर नवीन जोशी जी को, जिन्होंने ये प्लेटफार्म को एक इंटरनेशनल रूप में जो है प्रमोट कर रहे हैं। अब अभी देखा जाए, कल ही हम लोग ये इंटरनेशनल यूनानी का कॉन्फ्रेंस किए थे, जिसमें हमारे यूनानी के डायरेक्टर जनरल जो है इतना अच्छा से वो कहें कि अभी हमारे देश में ही नहीं, विश्व में आयुष का बहुत बड़ा महत्व है। जब जब हम प्रकृति से दूर होते गए हैं, तब तक हमें बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ा। आज जो है ये कोरोना वायरस भी है, उसी का देन है। हम प्रकृति से दूर होते गए हैं, और प्रकृति का जो है ज्वेलरी, ये आयुर्वेदिक आयुष जो है, ये प्रकृति का एक गहना है, ज्वेलरी है। इसे हमने कभी जब हम लोग आयुर्वेदिक से और आयुष से दूर होते गए, हमारे साथ बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। हमारा इतना ही नहीं, हमारा मृत्यु दर बढ़ा, हमें बीमारी का सामना करना पड़ा, और हमें जो है विश्व भर में हॉस्पिटल का स्थापना करना पड़ा। यदि हम नेचर के साथ जाते, यदि हम आयुष के साथ जाते, तो आज इस तरह से हम लोग का इस तरह का प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ता। जैसे कि हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन हो या किसी तरह का रोग लग जाए, तो हमारे शरीर में उसको प्रोटेक्ट, उससे हम बच सकते हैं। एक तो है आर्टिफिशियल और एक जो है नेचुरल। तो प्रकृति जो है हमारे शरीर में इस तरह का नेचुरल जो है एंटीबॉडी जो है डेवलप किया है। जैसे कोई रोग अटैक किया, तो हमारे मेमोरी सेल को पता चल जाता है कि ये रोग हमको लगा है, और उसके विरुद्ध में वो लड़ना शुरू हो जाता है। जो आज हम लोग वैक्सीन देते हैं, वो भी हम छोटा सा रूप में देते हैं, एंटीजन, जो हमारे शरीर में हमारे मेमोरी सेल को पता चल जाता है कि हमारे जो है सो ये रोग लगा है, और फिर उसके साथ वो लड़ना शुरू कर देता है। और ये सारा चीज जो है हमारे आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा देन है, आयुष का बहुत बड़ा देन है। हम पहले भी कल भी कह चुके थे कि हम चाह रहे हैं एक यूनाइटेड नेशन को भी इसमें साथ लेके चलें। आयुर्वेदिक डे, यूनानी डे हम लोग यूनाइटेड नेशन से अप्रूव करवाएं। इसके बाद हम लोग जो है WHO में आयुष का ब्रांच हम लोग यूनिट खोलें, और आयुर्वेदिक का वर्ल्ड भर में हम लोग प्रमोट करें, रिसर्च करें, कॉन्फ्रेंस करें। और इसके साथ जो है हम लोग जो है आयुर्वेदिक में जो हम लोग अपने अपने जगह पे हैं, लेकिन हम लोग कभी कोऑर्डिनेट नहीं है। हम लोग कोऑर्डिनेशन करें जितने भी आयुष के, क्योंकि हमें काम करने के लिए हाथ चाहिए, और हाथ में 5 फिंगर है, और पांचों फिंगर उतना ही महत्व है। तो ये हमारे आयुष है, जिसमें कि 5 फिंगर है। इसमें यूनानी, आयुर्वेदिक तमाम 5 जो है पैथी है। तो इसीलिए हमें सभी पैथी को हमें प्रमोट करना चाहिए, और इसको साथ चलना चाहिए। और हम पहले भी तोमर सर से बोले हैं, कोई भी काम हमें इंटरनेशनल रूप में ले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम पहले भी बोले थे, अमेरिका में एक यूनिट खोलें, स्विट्जरलैंड में एक यूनिट खोलें, जर्मन में एक यूनिट खोलें, क्योंकि हमारे देश में हम तो ऑलरेडी कुछ न कुछ आयुर्वेदिक के बारे में जानते हैं, लेकिन जहां पर कोई आयुर्वेदिक के बारे में नहीं जानता है, जहां पर आयुर्वेदिक का यूज नहीं हो रहा है, यदि उसको हम जानकारी दे सकें, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा कार्य होगा, और हम लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे मुल्क में इंडिया, नेपाल में बहुत सारा प्रॉब्लम है।
उसको भी हम लोग को कंट्रोल करना है। हमारे नेपाल, हम नेपाल से हैं। अभी नेपाल में कारा हेटोरा में एक आयुर्वेदिक वाला कोरोना का हम दवा बना चुके हैं। उसी तरह जो है काठमांडू में एक पंडित जी जो है तो ताबीज बनाया है, वो कहता है ताबीज लगाने से कोरोना वायरस कभी नहीं लगेगा। उसी तरह इंडिया में रामदेव बाबा का है, कोरोना वायरस का मेडिसिन बनाया है। तो ये जो सही है, ये सही है कि गलत है, इन लोगों को भी हम लोग जो है इंडिविजुअल रूप में कुछ न कुछ हम लोग उन लोगों को जो सलाह दें कि इस तरह का गलत और इस तरह का इंडिया में तो हम सुने हैं कि नहीं कम तो हर स्टेट में होम्योपैथी वाला कह रहा है कि हम बना चुके हैं कोरोना वायरस का, आयुर्वेदिक वाला कह रहा है हम बना चुके हैं, यूनानी वाला कह रहा है हम बना चुके हैं। तो ये क्या सही है? यदि है तो अभी क्या है, वर्ल्ड भर में अमेरिका कह रहा है, WHO कह रहा है, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि कोई भी आदमी ये बनाना चाहे तो हम उसे पैसा से हेल्प करेंगे, उसको तमाम हम लोग हेल्प करेंगे। तो ये हम लोग, यदि हमारे पास वो स्किल है तो हम लोग इंटरनेशनल रूप में आ जाए, इंटरनेशनल रूप में इसको ला दें कि हाँ हमारे पास ये क्षमता है, हम ये कर सकते हैं। इसके लिए कोई काम करने के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ता है, कोई काम करने के लिए कोई एज का जरूरत नहीं पड़ता है। आज आप देख रहे हैं भरखर का जो है जो लड़का सब जो है फेसबुक एस्टैब्लिश किया है, भरखर एज का जो है बहुत सारा प्रोग्राम सब एस्टैब्लिश किया है। तो हम लोग आयुर्वेदिक मिशन को भी वर्ल्ड भर में ले जाए, और हम चाहते हैं यूनाइटेड नेशन में हर साल एक बार जो है आयुष का कॉन्फ्रेंस हो, और इस काम में आप लोग हमें साथ दें। WHO में एक बार कॉन्फ्रेंस हो वर्ष में एक बार, इसमें आप लोग साथ दें। हम लोग अपना देश में तो बहुत कुछ कर सके, हम लोग तो अपना देश में बहुत लड़ चुके हैं, एक दूसरों से लड़ते लड़ते हम लोग परेशान हैं, लेकिन हमें इंटरनेशनल रूप में आना है। और तोमर सर जो है ये जो काम किए हैं, हम चाहते हैं वर्ल्ड मिशन का नाम जब ही लिया जाए तो अमेरिका ही नहीं, यूरोप के सारे देश वर्ल्ड मिशन तो बहुत अच्छा काम किया, ऐसा हो। और ऐसे हम लोग सभी आदमी इसरो के साथ मिलके यदि हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों का जो है वर्क जो है जरूर सफल होगा। और हम जब भी सभी जितने विशेषज्ञ सर है अनुरोध करते हैं कि हम लोग एकजुट हो जाएं और एक साथ एक मंच पे चले। और इसके लिए क्या हम लोग को हेल्प करना पड़े वो आप लोग हम लोग कहें। हम यहीं पर हैं, यूनाइटेड नेशन में हैं, हम WHO में भी हैं, हम स्टेट में भी हैं। हम आप लोगों से किस तरह से हम लोग जो है आप लोगों को हम किस तरह से हेल्प आप लोग चाहते हैं उस तरह का हम हेल्प करेंगे, और ये मिशन को हम लोग वर्ल्ड वाइड ले चल रहे हैं। और आज हमें बड़ा खुशी लगा है कि हमारे जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, विज्ञ लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, सब एक मंच में ज्वाइंट होकर हम लोग अपना विषय के बारे में बतला रहे हैं। तो जितने भी हमारे स्पीकर सर हैं, आज के साइंटिस्ट सर हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और तोमर सर को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, जो आज इस तरह का जो है मिशन को शुरुआत किए हैं। और हम तोमर सर से एक विशेष अनुरोध फिर क्या करते हैं, आजकल कोई भी काम शुरू करता है फिर भूल जाता है। हम कई जगह देखे हैं, कई आदमी शुरू किया फिर उसको जो है वो भूल जाता है। तो इस मिशन को कमती में महीना में एक बार या महीना में 2 बार इस तरह का हम लोग जो है इंटरेक्शन होना चाहिए, ये बात जाना चाहिए। और इससे क्या होगा, हमारे जितने भी फेसबुक से लाइव हैं और हमारे जितने भी आयुर्वेदिक वाले हैं या आयुष वाले हैं, सभी को फायदा होगा और सभी लोग आएंगे। तो इन्हें जो है सो सुचारू रखें, वही हम अनुरोध करते हैं तोमर सर से। और डॉक्टर नवीन जोशी जी, ये बहुत बड़े योग्य लोग हैं जो अपने विचार अपना टाइम टेबल देके आज बहुत सारे प्रोग्राम आयुर्वेदिक आयुष यूनानी का प्रोग्राम संचालित कर रहे हैं, उसे बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका भी हम चाहते हैं कि आने वाले साथ मिलके हमारा जो यूनिवर्सिटी है, हम लोग एक वर्ल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी भी हम लोग यहाँ शुरू किए हैं। तो जितने भी पैथे वाले हैं सब हम लोग मिलजुल के इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाएं, और हम लोग करेंगे तो होगा।
जो करता है उसे गलती होता है, जो कुछ करता ही नहीं उसको गलती कुछ नहीं होता है। तो हम लोग कुछ करेंगे तब हम लोग जानेंगे कि हमसे ये गलती हुआ या सही हुआ। जब हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हम सभी जितने हमारे आदरणीय सभी को हम कोटि-कोटि प्रणाम करते हुए आज हम अपना 2 शब्द यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर रामकृष्ण शाह जी, हमारे साथ शिकागो से आप जुड़ते हैं और आप यूनानी के वहाँ पे ग्लोबल यूनानी रिसर्च फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, जो शिकागो में जिसका वो है हेड ऑफिस है, और काफ़ी यूनानी के कार्यक्रम करते हैं। हमारे साथ अब आगे जुड़ते हैं प्रोफेसर डॉक्टर बी एन सिंह सर। डॉक्टर बी एन सिंह सर जो हैं वो फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं होम्योपैथिक सर्विसेज के, और जैसा कि अभी तोमर सर ने उनके बारे में बताया कि वो एक कुशल प्रशासक के रूप में और एक अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में उनका नाम रहा है। क्योंकि ये कार्यक्रम इस प्रकार का है कि इसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी सभी को साथ में और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को साथ में लेके जुड़ा गया है। हमारे साथ कुछ और भी एक्सपर्ट जुड़ते हैं और अभी जुड़ेंगे। तो मैं सर, चूँकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है खासकर, और आयुष दर्पण पे ये लाइव जा रहा है, तो आयुष दर्पण आयुष को ही लेके चलता है। तो हम तोमर सर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सर आपने इतने बड़े बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस वाले लोगों को यहाँ लाया। तो प्रोफेसर डॉक्टर बी एन सिंह सर, आपको सभी हमारे साथ आयुष दर्पण जनरल पे भी ये पेज लाइव जा रहा है, साथ साथ यहाँ कार्यक्रम में भी काफ़ी लोग जुड़े हैं। तो आपके अनुभव, जो हमारा जो टॉपिक है, इस पर सभी सुनने को बेकरार हैं सर। प्लीज़ आप हमें जो है होम्योपैथी के बारे में, कैसे अपलिफ्टमेंट को आयुष का ग्लोबल लेवल पे हो सकता है और होम्योपैथी क्या रोल उसमें अदा कर सकती है, देने की कृपा करें। धन्यवाद जोशी जी। सुनाई पड़ रहा है? हाँ, सुनाई पड़ रहा है जी। सर। हाँ जी। हमारे बीच सम्मिलित पैनलिस्ट बहुत ऑनरेबल डॉक्टर रामकृष्ण शाह जी, जो यूएसए में यूनाइटेड नेशन का अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारे बीच प्रोफेसर मोहम्मद सिकंदर हयात सिद्दीकी जी, जो आज यूनानी के डायरेक्टर है, अच्छे विद्वान है। हमारे प्रोफेसर यूएस निगम जी, प्रोफेसर जीएस तोमर साहब तो पूरे ऑर्गेनाइज किया है और इतना बढ़िया पैनलिस्ट लगाया है, सुनने वाले भी बहुत अच्छे होंगे। हमारे विश्व के ये आयुर्वेद मिशन के प्रेसिडेंट है डॉक्टर डीपी आर्या जी, सेक्रेटरी जनरल हैं विश्व आयुर्वेद मिशन के, और इस समय संचालन का कार्य देख रहे हैं हमारे जोशी जी, डॉक्टर नवीन जोशी जी। इन लोगों का बहुत बहुत सादर और नमस्कार और धन्यवाद दर्शन देने का। बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो है विषय स्ट्रेंथ ऑफ आयुष इन ग्लोबल हेल्थ सिनेरियो, हम इस आयुष के तरफ से होम्योपैथी का कंट्रीब्यूशन कैसे कुछ स्ट्रेंथ बनाने के लिए कर सकते हैं। हमने इसके बाबत जो होम्योपैथी के तरफ से अपने जीवन शैली को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे हमारी वाइटल फोर्स जीवन शक्ति कैसे बढ़ती है, इसके बारे में 2 शब्द मैं होम्योपैथी के बारे में बताऊंगा। क्योंकि जड़ में जब तक फंडामेंटल रूल्स नहीं मालूम हो तब तक आप इसके बारे में जो गहराई से सोचना और काम करने की क्षमता कैसे होम्योपैथी की है, उसके बारे में बहुत आवश्यक है। हमारी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति प्राकृतिक नियमों सिद्धांतों पर आधारित एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। इसका आविष्कार सन 1790 में डॉक्टर सैमुअल हनीमैन साहब ने
हनीमैन साहब ने जर्मनी में किया था। डॉक्टर हनीमैन ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति मॉडर्न मेडिसिन में एमडी की उपाधि जर्मन में प्राप्त की थी। आधुनिक पद्धति की औषधियों के दुष्प्रभावों में के कारण डॉक्टर हनीमैन बहुत ही हतोत्साहित हुए, निराश हो गए। तत्पश्चात डॉक्टर हनीमैन चिकित्सा पद्धति, आधुनिक चिकित्सा पद्धति की औषधियों की चिकित्सा कार्य का करना छोड़ दिया। कुशाग्र बुद्धि के और कई भाषाओं के जानने वाले डॉक्टर हनीमैन उसके बाद अपने जीवनोपार्जन के लिए पुस्तकों का अनुवाद करना प्रारंभ कर दिया। पुस्तक के अनुवाद के दौरान एक कुलेंस मेटेरिया मेडिका में एक दृष्टांत ने उन्हें एक दिशा दिया, जिसके आधार पर डॉक्टर हनीमैन ने होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान के मूल सिद्धांत सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर को समयासमयति, इसको कहते हैं हिंदी में जो है संस्कृत में, को प्रतिसादित किया और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया। इसमें जो है हमारे जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में लिखा हुआ है कि आमयो स्वयं भूतानां जायते येन सुब्रत तदैव हायं दृष्ट न पुनाति चिकित्सितम्। इसका मतलब ये है कि प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग होता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर उसे दूर किया जाता है। क्या इसे दूर किया जाता है? तो हम कहते हैं कि हाँ, दूर किया जाता है। यह सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के विधि के लेवल पर है। इसी के बाबत कबीर साहब ने कहा, जो सिमिलिया सिमिलिबस की बात है, कहें कबीर की ऐसे शोध हो, जैसे मिले जो वैसे बोध हो। इसी के बाबत जो है विषमस्य विषमौषधम, अपने विष ही विष को काटता है और लोहा लोहे को काटता है। इसी हिसाब से हमारी जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर की बात कही गई है, ये बेसिक फंडामेंटल रूल है। इसको हम अपने होम्योपैथी औषधियों की प्रूविंग के ही एक स्वस्थ व्यक्ति पर नहीं, बल्कि अनेक स्वस्थ व्यक्तियों पर किया गया है। जितने भी औषधियां की प्रूविंग हुई है, इसके पश्चात ही मेटेरिया मेडिका बनाई गई है, जिनकी औषधियां अभी भी वही गुणवत्ता रखती है। अब मेरा मानना है, जो अगर दूसरे तरफ हमें काउंटर नहीं करना चाहिए, मगर आए दिन ये देखा गया है कि दूसरी तरफ एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के औषधियों की गुणवत्ता दिन पर दिन बढ़ती बदलती जाती है और उसके तमाम ऐसे दुष्प्रभाव पड़ते रहते हैं और प्रतिरोधक क्षमता क्षय होती जाती है। अब इसके लिए हमारे हनीमैन dynamic affection in the living organism is permanently extinguished by one that is very similar to and stronger than it, only differing from it in kind. यानी जो औषधि देते हैं उसके एक्शन से अगर जो भी बात होती है, रोग बनता है, उसके लक्षण अगर कहीं किसी रोगी में दिखलाई पड़ता है तो उसे ठीक कर सकते हैं। हमारे जो है सबसे बड़ी बात, जो इस समय ऐसे में जो आजकल कोरोना वायरस का तमाम महामारी चला हुआ है, ऐसे दरमियान होम्योपैथी औषधियां जो कोरोना वायरस के लक्षण के सदृश हैं, उनका एक जीनस एपिडेमिकस बना करके, यानी 5-7 मेडिसिनों का
एक जत्था बना करके हम चलते हैं और उसको जो है प्रोफाइलैक्सिस के रूप में उपयोग करने की बात होती है। जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइजरी जारी किया था आर्सेनिक एल्बम के ऊपर, आर्सेनिक एल्बम 3 दिन सवेरे देने का, और भी औषधियां बड़ी उसके अनुरूप, जो भी कोरोना वायरस का सिम्टम्स है, चाहे सुपरफिशियल से हो करके और डीप तक जाने की जो बात आती है, उसमें इन्फ्लुएंजिनम है, कैम्फर है, जेल्सिमियम है, सर्कोलैक्टिक एसिड है, ब्राइनिया है और बेलाडोना भी कभी आवश्यक पड़ता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे एक तो कोरोना वायरस जो ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, उसी तरह के इसमें सिम्टम होते हैं, वो चाहे नजला जुकाम का हो, गले का खराश का हो या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का हो। ये सभी सिम्टम्स जब हमारी होम्योपैथिक औषधियां हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर जो प्रूव की गई, और वही लक्षण इसमें 5-7 मेडिसिन में बहुत अच्छी तरह से दिखलाई पड़ रही है, तो उसको दे करके हम एक्टिव इम्यूनिटी बना सकते हैं। और बहुत से पैसिव इम्यूनिटी के लिए बहुत से आहार का है, पेय का है, भोजन का है, आसन व्यायाम प्राणायाम है, ये सब चीज, योगाभ्यास, ये सब चीज करने का होता है। किंतु एक्टिव इम्यूनिटी बनाने के लिए हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन इमेजिएट हायर लेवल पर, नैनो पार्टिकल के लेवल पर, ये इसके हिसाब से काम करती है और उस लेवल पर हमें करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक शासन प्रशासन के लोग भी सुनते होंगे, मैं चाहूंगा कि आयुष मेडिसिन को अभी तक कोरोना के संक्रमित मरीजों को सरकार के तरफ से और जितना भी रिकॉर्डेड संक्रमित हैं, उनके लिए आयुष के चिकित्सकों को या मेडिकल कॉलेजों के तरफ से या शोध संस्थानों के तरफ से कतई कोविड पर मेडिसिन को अप्लाई करने का ऐसा कोई मौका नहीं दिया गया। ऐसे में मैं चाहूंगा कि इन आयुष औषधियों को मात्र केवल अपने आइसोलेशन लेवल पर या अपने एक तरह से इम्यूनिटी के लिए देने का जो कहा गया कि ये दे दिया जाए, बांटा जाए, मगर जब तक जो है संक्रमित मरीजों को होम्योपैथिक औषधियां जो जीनस एपिडेमिकस में बनी हुई हैं, जिनके वजह से तमाम प्रिवेंटिव हम लोगों ने दिया है, कवर किया है, उसके अनुसार करने का आवश्यक है। ऐसे में हम शासन प्रशासन भारत सरकार के कहेंगे कि होम्योपैथिक औषधियों, आयुष के सभी औषधियों को संक्रमित रोगियों पर इलाज के लिए अनुमति दी जाए, जिससे ये भी तो मालूम पड़े कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुष की मेडिसिन या आयुर्वेदिक की मेडिसिन कितना अच्छी तरह से काम कर रही है। ये विश्व स्तर की महामारी है, हर जगह हम इसको अगर भारतवर्ष में बढ़िया तरह से अप्लाई करके हम ये साबित कर देंगे कि इसको जो है चला करके और देखा जाए और उसके हिसाब से किया जाए। दूसरी बात मैं शॉर्ट में बताऊंगा, 2 शब्द कहने के, इसलिए कि जो हमारे अपनी विकृत जीवन शैली है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, और इसके वजह से तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कैंसर हो, जोड़ का हो, लीवर का हो, हार्ट का हो, ये तमाम चीजें ऐसी डेवलप हुई हैं हमारे लाइफ स्टाइल के गलत होने से। तो हमारा ये अपने आयुष के सभी चिकित्सकों को और हायर लेवल के लोग जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इनसे मैं कहूंगा कि किसी न किसी लेवल पर ये पब्लिक
को भी मालूम पड़े कि हम अपने लाइफ स्टाइल को कैसे करेक्ट करें, और जब तक हम करेक्ट नहीं करेंगे, चाहे वो भोजन से है, आहार विहार से हो और व्यवहार विचार से हो, चाहे यम नियम के जो सिद्धांत है उनके हिसाब से हो, पतंजलि के जितने साधक है उसके हिसाब से हो, तो इन बातों को जब तक हम नहीं कर पाते हैं तब तक जो आए दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग ये कहते हैं कि डायबिटीज का ये कैपिटल हो गया इंडिया। तो मेरा मानना है कि हमारी सभी का, आयुष के जितने चिकित्सक हैं, जितने अधिकारी हैं, बड़े बड़े ऑनरेबल लोग हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आयुष चिकित्सकों के आयुष औषधियों को प्रमोट करने की बात करें। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि राज्य स्तर पर अच्छी से अच्छी लैब डेवलप करना और शोध संस्थान डेवलप करना, जिससे हम ये कह सकें आज भी अगर ये कोरोना के संक्रमित केसेज को आयुर्वेद में, होम्योपैथिक में, यूनानी में, ये सभी में दिया जाए और उसका रिकॉर्ड किया जाए, तो मैं समझता हूं कि बहुत बढ़िया अच्छा रिकॉर्ड आएगा, रिपोर्ट आएगा और उसको हम प्रचारित कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। मैं तो ये चाहूंगा भारत सरकार से पुनः एक बार एक्सप्रेस किया जाए कि होम्योपैथी औषधियों को इस कोरोना वायरस महामारी में, क्योंकि इतना सब होते हुए, व्यवस्था होते हुए भी ये महामारी अपने भारतवर्ष में भी बढ़ती जा रही है और जगह भी बढ़ रही है, किंतु भारतवर्ष में तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। ऐसे में मेरा एक अनुरोध अपने पैनलिस्ट से है कि ऐसा कोई उपाय ढूंढे, अपने समन्वय करके ढूंढे, ये अपने वेबिनार से करके, संगोष्ठी करके, सेमिनार करके अपना कोई ना कोई उपाय इस बात को करें जो शासन या प्रशासन लेवल पर और भारत सरकार राज्य स्तर लेवल पर इसको किया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत सी बातें कहनी है किंतु और लोगों को भी बोलना है, इसलिए मैं अपनी एक प्रार्थना करते हुए, अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर BM सिंह सर, आपने बहुत अपने समय, सीमित समय में अपना पूरा उद्बोधन कंप्लीट किया। हमारा ये कार्यक्रम 9 बजे तक चलना है, 9 बजे तक, तो इसलिए हम समय का भी ध्यान रखेंगे। हमारे साथ जुड़ते हैं अब डायरेक्टर यूनानी डॉक्टर सिकंदर हयात सिद्दीकी, तो यूनानी सर्विसेज की डायरेक्टर हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि सर अभी हमारे साथ डॉक्टर नाजिम आपको सलाम वाले हुक्म कह रहे हैं, वो आपका अभिवादन कर रहे हैं श्रीलंका से, और वो भी यूनानी में वहाँ लेक्चरर हैं। तो हम आपको सर आमंत्रित करना चाहेंगे कि यूनानी का पक्ष भी जो है किस प्रकार से जो हमारा आज का स्ट्रेंथ ऑफ आयुष इन ग्लोबल हेल्थ सिनेरियो, तो यूनानी उसमें किस प्रकार से रोल अदा कर सकता है। आपके इस बात को सुनने के लिए सभी जो है वो हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, वो बहुत ही इच्छुक हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय सेवा में हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और यूनानी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार और नाजिम साहब को अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में हमारे उस्ताद मोहतरम बोलने वाला प्रोफेसर GS तोमर साहब ने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। मैं इसके लिए पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। USA से ऑनरेबल डॉक्टर रामाकृष्ण शाह साहब, हमारे ऑनरेबल पैट्रन प्रोफेसर डॉक्टर BN सिंह साहब, हमारे ऑनरेबल टीचर GS तोमर सर, हमारे प्रोफेसर US निगम साहब, प्रेसिडेंट नापार, ऑनरेबल डॉक्टर DP आर्या सर, सेक्रेटरी जनरल विश्व आयुर्वेदा मिशन, प्रोफेसर ऑनरेबल डॉक्टर SM सिंह साहब, डायरेक्टर साईनाथ PG इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी प्रयागराज UP, और हरदिल अजीज ऑनरेबल डॉक्टर नवीन जोशी जी हैं, एडिटर हैं इस आयुष दर्पण के, जो हर समय हम लोग से कहीं न कहीं प्रोग्राम में उनसे मुलाकात होती है। मैं जानता हूँ सर ने, हमारे तोमर सर ने
और प्रोफेसर BN सिंह साहब ने काफ़ी हद तक आयुष को कवर कर दिया, लेकिन यूनानी का जो थोड़ा सा एस्पेक्ट है मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि यूनानी इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है। इससे पहले भी मैंने बार बार ये कहा है कि इंडिया हमारा मेडिकल एड का बहुत ही बड़ा सेंटर हो सकता है। पूरा वर्ल्ड हमको लीड करने के लिए मौका दे सकता है या दे रहा है, इसलिए कि हमारे यहाँ आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, योग, जितनी भी पद्धतियां हैं सबके यहाँ पर विशेषज्ञ जो है वो मौजूद हैं। शर्त यही है कि जैसा कहा जा रहा है कि हर पॉइंट पे जो भी हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है, जैसे कोरोना का आ रही है या और भी जो वबाई अमराज हैं, पेंडेमिक हैं, नॉन पेंडेमिक हैं, उसके ऊपर रिसर्च साइमल्टेनियस करते जाया जा। और हमारे जो कॉलेजेस हैं उनको, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको दर्जा दे करके वहाँ बार बार रिसर्च के चांसेस दिए जाए या अलग से जो रिसर्च हो रहे हैं उस पर किया जाए। जहाँ तक यूनानी का है, यूनानी की शुरुआत ग्रीक से हुई है। आप सब जानते हैं कि एक पीरियड था जब लैटिन और ग्रीक दो चीजें जो थी, जिसके नाम से डिक्शनरी भी जानी जाती है, वर्ड्स भी जाने जाते हैं, बहुत ही मशहूर था। वहीं पे बोक्रात, जिसे हिप्पोक्रेट्स कहते हैं, उन्होंने इस पैथी के जन्मदाता कहा जाता है, जो 460-370 BC का मौका है। उस वक्त इस पैथी को जादू, टोना और जड़ी बूटियों से जोड़ा जाता था, लेकिन बोक्रात ने एक मेडिसिनल इंस्टीट्यूट कायम करके इसको एक प्रॉपर वे में इसकी शुरुआत की ग्रीक से। यूनानी मेडिसिन का जो ऑब्जेक्ट है कि ह्यूमन बीइंग के सेहत को बरकरार रखा जाए, मेंटेन रखा जाए, और अगर उससे कोई बीमारी हो जाए तो उसको दूर किया जाए। सेहत को बरकरार रखने के लिए या मेंटेन रखने के लिए 6 ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं कि अगर उस पर अमल किया जाए, उसको फॉलो किया जाए, तो ह्यूमन बीइंग अपने सेहत को, अपने स्टाइल को, अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकता है। वो ये है कि सबसे पहले कहा गया हवा के बारे में। आप सब जानते हैं कि इस वक्त कितना पॉल्यूटेड एयर है। हमारे जो मकानात हैं वो एयरेटेड नहीं होते हैं, जिससे प्रॉब्लम होती है। अभी कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था और बड़े शहरों में जब चांद दिखाई दिया दिन में, तो लोगों ने कहा ये क्या हो गया कि चांद दिखाई दे गया। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन खत्म होने की वजह से चांद जो है वो दिन में भी देखा जा सकता है। तो हवा के देख के कि हम कैसे एयरेशन का प्रॉपर ख्याल रखें, अपने मकानात को, अपने रहने की जगह को पॉल्यूशन फ्री रखें, तो हम अपने मेंटेन कर सकते हैं हेल्थ को। दूसरे बताया गया फूड्स के बारे में और ड्रिंक्स के बारे में, जिसको माकुलात व मशरूबात कहते हैं, कि हम खाना किस तरह से लें, किस तरह की डाइट लें, कब लें, किस समय लें, हमारा समय क्या होना चाहिए, खाने का क्या टाइम होना चाहिए, मौसम के हिसाब से क्या लेना चाहिए, फैटी डाइट कब लें, फाइबरस डाइट कब लें, कार्बोहाइड्रेट की डाइट कब लें, लिक्विड डाइट कब लें, सबका अलग अलग उसके बारे में बताया गया है कि किन डिसीज में, किस बीमारी में ड्राई सॉलिड लें, सेमी सॉलिड लें, लिक्विड डाइट लें। इसको हमको फॉलो करना चाहिए और हमको एक दूसरे को बताना चाहिए कि इन डिसीज में या अमराज में कौन सी डाइट, किस तरह की डाइट का हम इस्तेमाल करें। इसी के साथ तीसरा जो बताया उन्होंने कि मेंटल वर्क और रेस्ट, नफ्सियाती तौर पे जो हम लोग वर्क करते रहते हैं उसका भी एक हमारा टाइम होना चाहिए कि कितना वर्क करें, कितने टाइम तक करें और कब हम उसको रेस्ट पोजीशन लें। अक्सर देखा जाता है कि काम का बोझ होने की वजह से, वर्कलोड होने की वजह से कंटिन्यूअस हम वर्क करते जाते हैं और जब रेस्ट करते हैं तो कंटिन्यूअस रेस्ट करते हैं या कभी हमको मौका ही नहीं मिलता है। जैसे बॉम्बे जैसे शहरों में आप देखेंगे या जहाँ भाग दौड़ की जिंदगी है, वहाँ मेंटल वर्क और रेस्ट मिलता ही नहीं है। इसी तरह से मूवमेंट और रेस्ट, बॉडी को कब हमको रेस्ट देना चाहिए और कब उस मूवमेंट करना चाहिए, उसका हर चीज का टाइम है, समय दिया गया है किताबों में कि आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अपनी सेहत को मेंटेन रखेंगे। और उसी हिसाब से दिया है एक पॉइंट है, 9 के बाद कोई कार्यक्रम है आपका क्या? कब सोना है और कब जागना है। इसी के साथ बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल या अच्छे मटेरियल्स किसकी जरूरत है, जिसको जरूरत है उसको रोका जाए, उसको रिटेन किया जाए और जो गैर टॉक्सिक, जो टॉक्सिक्स हैं उनको बॉडी से निकाला जाए।
इसका अगर हम ध्यान देखें तो हमारे जिस्म जो है वो मेंटेन रहेगा और हमने अपने बॉडी को या हेल्थ को मेंटेन रखेंगे। यूनानी का एक कंसेप्ट है जो डिफरेंट है दूसरे पैथी से या दूसरे सिस्टम से, वो है ह्यूमरल थ्योरी और टेम्परामेंट। जैसा कि सर ने बताया कि वात पित्त कफ, उसी तरह से यूनानी के अंदर है सफरा, सौदा, बलगम और खून। इसी के साथ अटैच किया गया है टेम्परामेंट। हमारे यहाँ आदमी का मिजाज अलग होता है, कोई गर्म मिजाज का होता है, कोई बारिश मिजाज का होता है, कोई खुश्क मिजाज का होता है, कोई रतब मिजाज का होता है, और वो अपने रिएक्शन को जाहिर करता है। और इन्हीं दो में ह्यूमरल और टेम्परामेंट जो है ये बीमारी के ऊपर जाहिर करते हैं। जैसे मर्द के लिए 3 चीजों का है कि उसके कम है, जो हमारी सफरा, सौदा, बलगम खून है, उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी में कोई ना कोई चेंज आ जाए, या तरकीब है जो तरतीब बनी हुई है उसके अंदर कोई चेंज आ जाए, या कोई जिस्म के अंदर टूट फूट हो जाए जिसे तफर्रुक इत्साल कहते हैं, तब हमारे बॉडी में जो है बीमारी लाहक हो जाती है। हमें देखना होगा कि जो सफरा है, सौदा है, बलगम है, खून है, इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइन है, कैसे जाहिर होगा कि ये सफरावी मर्द है, कैसे सौदाई है, बलगमी है, और उसी टेम्परामेंट के हिसाब से उसके ह्यूमर के हिसाब से दवाएं प्रेस्क्राइब की गई हैं कि किस मर्ज में किस पर्सन को कौन सी दवा दी जाएगी। अक्सर हम लोग दवाएं देने में भूल कर जाते हैं कि हार को बारिश दे देते हैं, बारिश को हार दे देते हैं, कहते हैं कि हमारी यूनानी दवाएं या देसी दवाएं जो हैं वो सूट नहीं कर रही हैं। तो इस पर हमको जो है वो ख्याल रखना होगा। इसके अलावा यूनानी के अंदर विश्रास के बारे में ये दिया है, जैसा कि सर ने जिक्र किया था कि क्रोनिक डिसीज के बारे में, कि कई बार ऐसा होता है कि क्रोनिक डिसीज की डायग्नोसिस नहीं हो पाती है प्रॉपर वे में कि तो क्या किया जाए। इसके बारे में यूनानी के अंदर एक नुस्खा बनाया गया, प्रेस्क्रिप्शन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया नुस्खा खलल शिकम। ये वो नुस्खा है कि जब डायग्नोसिस ना हो सके तो कम से कम 5 दवाओं का ऐसा एक कंपाउंड बनाया गया क्रूड फॉर्म में, जिसको पेशेंट को देने से उसकी जो अपनी इम्यूनिटी पावर है वो बरकरार रहे, उसकी ताकत बरकरार रहे और डायग्नोसिस बनाने में आसानी हो। जिसमें दिया गया है कि गुले बनफ्शा है, मौज मुनक्का है, बीके कासनी है, बादियान है, गावजमा है, जिसका जोशाना बना करके खमीरा बनफ्शा के साथ देते हैं। इसी में अगर सिम्टोमेटिक इलाज कर देते हैं इस दवा के साथ, अगर बुखार है तो बुखार की दवा, दर्द है तो दर्द। इसके अलावा जालिनूस ने इसके बारे में बताया है, शेख बू अली सीना ने, कि अगर किसी वजह से डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो रही है तो इसको तबीयत के ऊपर छोड़ दिया जाए, यानी फिजिक पे छोड़ दिया जाए, इम्यूनिटी पावर पर छोड़ दिया जाए। तो 2 चीजें होंगी, या तो मर्ज गालिब हो जाएगा या तबीयत गालिब हो जाएगी। तबीयत अगर गालिब होगी तो मर्ज अपने आप से ही हो जाएगा। अगर मर्ज गालिब होगा तो वो अपना सिम्टम जाहिर करेगा, और जब सिम्टम जाहिर करेगा तो उसी हिसाब से उसका इलाज कर दिया जाएगा। ये एक खास पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं नुस्खा खलल शिकम। और कभी भी दिया है कि घबराहट से इलाज नहीं करना चाहिए कि दवाएं बार बार चेंज करते जा रहे हैं, पेशेंट परेशान हो रहा है, बल्कि उसको वेट एंड वॉच, इम्यूनिटी पावर की बढ़ाने की दवाएं और सिम्टम के हिसाब से जो दवाएं हो सकती है उसको देते हुए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा यूनानी के अंदर बहुत सारे सिस्टम के हिसाब से कुछ दवाएं ऐसी हैं या अमराज ऐसे हैं जिनका अच्छा इलाज है, जिसको कहीं ना कहीं उसको सिस्टम में या लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। जैसे GIT की है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो अमराज हैं, जो डिसीज है, जिसमें स्टमक को यूनानी में कहा जाता है उम्मुल अमराज, यानी ये मर्जों की माँ है। यहीं से ज्यादातर मर्ज जो है वो शुरू होते हैं, क्योंकि मैदे के अंदर हम इसका ख्याल नहीं रखते हैं कि खाना कब खाना है, कब नहीं खाना है, कब पानी पीना है, कब पानी नहीं पीना है, किस वक्त जो है खाली पेट रखना है, किस वक्त खाली पेट नहीं रखना है। इन सब चीज़ों का नहीं ख्याल रखते हैं तो वहाँ से एक तरह से डिसीज की शुरुआत होती है। इसी ग्राउंड पे कहते हैं कि इसको उम्मुल अमराज, यानी अमराज की माँ, डिसीज की माँ। और अमराज एक कबिद है, लीवर डिसीज है। लीवर डिसीज में यूनानी के बहुत अच्छा इलाज है। सभी लोग जानते हैं कि माजून दबिदुलवर्द है, आब मुरवक्कैन है, दवाउल कुरकुम है।
ये वो दवाएं हैं जो जो मतवक जिसको बोलते हैं बॉडी का, किचन बोलते हैं लीवर को, उसके सारे सीक्रेशन जो है वो सही जाते हैं। इसके साथ जो किडनी डिसीज है, यूरोजेनाइटल सिस्टम है, ये सारे के सारे स्किन डिसीज है जिसमें यूनानी का बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, जिसको आप सोरियासिस है, विटिलिगो है। कॉस्मेटिक पर्पज से चेहरे के लिए या और चीज के लिए यूनानी के अंदर बहुत सारे दवाओं का इलाज किया गया है। पल्पिटेशन के लिए या पैरालिसिस होने के बाद यूनानी के अंदर एक कंसेप्ट है मुंजिज और मुसिल, जिस्म के अंदर वो टॉक्सिक मटेरियल जो खारिज नहीं हो पा रहा, जो बाहर नहीं हो पा रहा है, ह्यूमरल थ्योरी के हिसाब से उसको दवाएं दे करके इस लायक बना दिया जाए कि म्यूकस मेम्ब्रेन से या मेम्ब्रेन की जो पोर्स होते हैं उसके जरिए वो खारिज हो जाए, बाहर निकल जाए, और उसको इस्तिफ्राग कहा जाता है। और इस्तिफ्राग के भी कई रूट होते हैं, नियरेस्ट रूट से उसको निकाला जाता है, चाहे वो उल्टी की वजह से, कभी दस्त की वजह से, जिसको परगेशन की, कभी पसीने की वजह से, कभी पेशाब के रास्ते से, कभी उसको क्या नाम है सिंगी लगा करके। इस तरह के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो यूनानी के अंदर जो है अडाप्ट किए जाते हैं, और आजकल बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर है। इसकी पॉपुलैरिटी इसलिए भी है कि इसमें दवाएं जो है वो नहीं खिलाई जाती हैं। जो यूनानी का इलाज का तरीका है कि सबसे पहले उसको ग़िज़ा दी जाए, ग़िज़ा से उसका इलाज किया जाए, और ग़िज़ा के बाद इलाज भी तदबीर आता है कि उसके अंदर चाहे हम गर्म पानी से उसकी सिकाई कर दें, या उसको कैटराइजेशन करें, या उसकी मसाज कर दें, या वेनेसेक्शन करें, या गार्गलिंग कराएं, या उसका हम्माम कराएं। इस तरह से करीब 35-37 प्रोसीजर्स हैं, जिसमें एरोमा थेरेपी है, हार्ट पोजिंग है, और कोल्ड फूड बाथ है, एमिसिस है, नेजल सोल्यूशन है, तारीख है, कोल्ड फर्मेंटेशन है, लिक्विड हार्ट पैक है, और आयलिंग है, और ट्रैक्शन है। ये वो प्रोसेस है जिसमें दवाएं की इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। अगर ज़रूरत पड़ता है तो इस प्रोसेस के साथ फिर यूनानी के अंदर दवा का सिस्टम जो है वो शुरू होता है, जिसे रेजिमिनल थेरेपी, जिसे ट्रीटमेंट बाय ड्रग्स कहते हैं। दवाओं में भी यूनानी के अंदर 2 प्रोसीजर किया जाता है। उसका जो है, कभी अगर हॉट टेम्परामेंट है तो हॉट दवाएं दी जाती हैं, कभी हॉट टेम्परामेंट है तो बारिश दवाएं देती है, कोल्ड दवाएं दी जाती हैं। हर दवा का, हर मर्ज का और उस बॉडी के आर्गन का अपना एक टेम्परामेंट होता है। जब तक इन तीनों का हम ख्याल रख करके इलाज नहीं करेंगे तब तक रेस्पॉन्स हमको उस हद तक नहीं मिलेगा जो हम जानना चाहते हैं। इसके बाद से हम जो लाभ हमारे लिए है कि इसको सर्जरी किया जाए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहूँगा कि हमारा मुल्क सारी पैथियों को लेकर के, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग और सिद्धा, सबको लेकर के और एक ऐसा सेंटर कायम किया जाए जहां सारे सेंटर्स का एक ही जगह पर, एक ही छत के अंदर इलाज शुरू किया जाए, और फिर हम दूसरे मुल्कों में जहां जहां भी जरूरत हो हम अपने सिस्टम को इंडिया के हिसाब से बताएं कि इस मर्ज में इस दवा का, इस पैथी का इतना अच्छा रिस्पांस है। जैसे सर ने यह भी एक बात कही, हम जो भी रिसर्च करें बेस हमारा होना चाहिए। जैसे कोरोना आजकल चल रहा है तो हम इस बात को देखें कि कोरोना के अंदर जो डेथ हो रही है वो किस टेम्परामेंट के लोगों की हो रही है, किस ह्यूमर के लोगों की हो रही है, किस ह्यूमर के लोगों को नहीं हो रही है। उसी तरह से किस डाइट वाले लोगों को हो रही है, किस डाइट के लोगों को नहीं हो रही है, या जो एसेंशियल्स उसके वहाँ दिनचर्या है किसमें उसका डिस्टर्बेंस था जिसके वजह से उसको सबसे पहले जो है कोरोना का अटैक हुआ और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई, या वो कैसे बचा, क्या उसने इम्यूनिटी पावर डेवलप करने के लिए डे नाइट क्या कर रहा था, किस तरह की डाइट ले रहा था, किस तरह की एक्सरसाइज कर रहा था, क्या तरीका और उसने अडॉप्ट किया था, या हमारे जो पैथीज है उसमें से कौन सी दवा ले रहा था, उससे उसको रेस्पॉन्स आया। ये इस वक्त भी हम कर सकते हैं, और आफ्टर कोरोना हम अगर इसको बाद में भी कर रहे हैं कि जो लोग बचे, किन हालात में बचे, कि उनका हैबिट एंड हैबिटाइट क्या था, वो हम अपनी पैथी के बेस पर पैरामीटर बना करके अगर देखें तो मुझे उम्मीद है कि आने वाली कोई भी वबाई पेंडेमिक हो या और कोई भी डिसीज हो तो उसमें हमको रेस्पॉन्स मिलेगा,
और हम इंडिया के लोग, हमारा मुल्क जो है दूसरे मुल्कों के लिए मसले राह बनेगा, रास्ता दिखाएगा, और लोग हमारी पैथी को एडॉप्ट करेंगे, चाहे वो आकर के यहाँ एजुकेशन लेंगे या हमारा जो है वहाँ पर कैंपस खुल जाएगा दूसरे मुल्कों में। जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी का कैंपस हमारे यहाँ खुल जाता है, वैसे ही हमारे यहाँ आयुष का कैंपस दूसरे मुल्कों में खुलेगा और वहाँ के लोग फायदा उठाएंगे। इन्हीं बातों के साथ हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे गुरु तोमर साहब ने जो कलेक्शन किया है, जिनके बहाने, जिनके कहने से हम लोगों को भी किताबें देखने के, पढ़ने का मौका मिल जाता है, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने यूनानी के बारे में, यूनानी का पक्ष रखा और किस प्रकार से यूनानी वर्तमान परिदृश्य में जो है इस महामारी से और इस वक्त हमें मौका मिला है, ये बात आपने बहुत अच्छी तरह से बताई। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे साथ प्रोफेसर उमा शंकर निगम सर, जो पंचकर्म के ख्याति प्राप्त विद्वान हैं और सर नेशनल एकेडमी ऑफ पंचकर्मा रिसर्च के प्रेसिडेंट हैं। तो आज सर आप जो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट पर आपके उद्बोधन की सभी प्रतीक्षा में हैं और सर पंचकर्म के निष्णात विद्वान हैं, तो सर का उद्बोधन सभी सुनना चाहेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। आवाज आ रही है बेटा? जी आ रही है। आज के वेबिनार में उपस्थित डॉक्टर रामकृष्ण शाह जी, जो कि यूएन रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उंगलियां 5 हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्ध और योग। अगर ये सब मिल जाए तो एक ताकत बनकर उभर सकते हैं हम पूरे विश्व में। बहुत अच्छी बात बताई आपने। प्रोफेसर DN सिंह साहब, फॉर्मर डायरेक्टर होम्योपैथिक, हमको बहुत नॉलेज प्राप्त हुआ होम्योपैथिक के बारे में। जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे कुछ तो अंदाज लग गया कि होम्योपैथिक दवाइयां कैसी होती हैं और कैसे लाभ कर सकते हैं। डॉक्टर SS सिद्दीकी जी ने, मैं भी डिटॉक्सिफिकेशन के विशेषज्ञ रूप के जाना जाता हूं, और आपने भी ऐसे प्रोसेस यूनानी में बताए हैं तो शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं विदाउट गिविंग एनी मेडिसिन। और आयुर्वेद में भी पंचकर्म नाम से डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रियाएं हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। डॉक्टर GS तोमर साहब, प्रेसिडेंट विश्व आयुर्वेद परिषद, मेरे अच्छे मित्र और प्रखर वक्ता, आयुर्वेद के बारे में जो श्रेष्ठ बातें हैं उन्होंने बता दी हैं। मेरा काम हल्का कर दिया है, तो मैं बिल्कुल टू द पॉइंट पे अपनी बात रखूंगा। प्रोफेसर SM सिंह, डायरेक्टर साईनाथ PG इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, प्रयागराज, उनका भी वक्तव्य हम लोग सुनेंगे। और हमारे प्रिय नवीन जोशी जी, जो कि फाउंडर एंड एडिटर आयुष दर्पण के हैं। और इन वेबिनार की शुरुआत मैं यदि कहूँ तो डॉक्टर नवीन के द्वारा चालू हुई और फिर तो बाढ़ जैसी आ गई वेबिनारों की, ये अच्छी बात है। इसके अलावा डॉक्टर आर्य साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं विश्व आयुर्वेद मिशन के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। पंचकर्म के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे। अलाउ करो डॉक्टर साहब। नवीन, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अलाउड है सर, अलाउड है। स्क्रीन शेयरिंग हाँ कर दिया है सर। क्योंकि हमारे साथ यूनानी होम्योपैथिक के व्यक्ति भी हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं जानकारी देता हूँ कि पंचकर्म है क्या। These are the डिटॉक्सिफिकेशन, इनके माध्यम से होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी। उसमें वमन, विरेचन, अनुवासन वस्ती, निरूह वस्ती और नस, ये 5 प्रक्रियाएं होती हैं। और उसके पहले प्री ऑपरेटिव मेजर्स होते हैं जिनको बोलते हैं ओलिएशन थेरेपी एंड फर्मेंटेशन, स्नेहन और स्वेदन। और उसमें कई प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, वायु भंग के, वायु शोधन के, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो ये पंचकर्म है। अगर पंचकर्म को ग्लोबलाइज करना है, विश्व स्तर में इसको फैलाना है,
सिर्फ चिकित्सा के माध्यम से हम नहीं फैला सकते कि पंचकर्म चिकित्सा के लिए उपयोगी है। चिकित्सा के लिए उपयोगी तो है ही है, लेकिन अन्य कर्मों के लिए भी बहुत उपयोगी है। जैसे पहला है स्वस्थ से स्वास्थ्य संरक्षण के दृष्टिकोण से पंचकर्म। बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं मेरी जानकारी में कि सिर्फ वो स्वस्थ से स्वास्थ्य संरक्षण के दृष्टिकोण से पंचकर्म कराते हैं और उनका बहुत अच्छा संस्थान चलता है। दूसरा है दिनचर्या में पंचकर्म। हम बात करते हैं दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि की, उसमें भी पंचकर्म इन्वॉल्व होना चाहिए। तीसरा है जो सौंदर्य वर्धन हेतु पंचकर्म, इसके संदर्भ में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और इससे लोग आकर्षित होंगे। फोर्थ है स्वास्थ्यवर्धक रसायन बाजीकरण हेतु पंचकर्म। व्याधि क्षमत्व टू डेवलप द इम्यून सिस्टम, रसायन बाजीकरण की औषधियों का हम प्रयोग कराते हैं, तो उसके पहले हमें पंचकर्म कराना पड़ता है। तस्याम संशोधन शुद्धा सुखी जात बोला अपना रसायनम प्रयुंजित तत्प्रयोक्ष्यामि शोधनम। और पंचकर्म में पर्यटन, आपको सबको मालूम होगा केरला में 50% इनकम इट इज कमिंग फ्रॉम द पंचकर्म। उन्होंने इस प्रकार डेवलप किया है पर्यटन में। हमको चाहिए कि पर्यटन से पंचकर्म को जोड़ करके इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। दूसरा ये आकस्मिक चिकित्सा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट में भी पंचकर्म चिकित्सा बहुत ही कारगर है और रोगानुसार पंचकर्म तो है ही, ये तो हम लोग रोज देख रहे हैं। इन 7 तरीकों से हम पंचकर्म को प्रचारित प्रसारित और ग्लोबलाइज हम कर सकते हैं। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या क्या विधाएं और कैसे करेंगे, एक शॉर्ट में जानकारी देता हूं। जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, पंचकर्म के विद्यार्थी हैं, वो समझ जाएंगे। यहाँ हम डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा नित्य अभ्यंग, अभ्यंगमाचर नित्यम, प्रतिदिन अभ्यंग करना चाहिए तिली तेल और सरसों तेल से। इससे आपकी त्वचा मजबूत होगी, क्योंकि त्वचा एक महत्वपूर्ण अंग है और वो यदि मजबूत होगी तो निश्चित रूप से अन्य प्रक्रियाएं भी ठीक होंगी। नेक्स्ट है शिरो अभ्यंग और पादाभ्यंग। शिरा प्रदेश जानते ही यहाँ ब्रेन है, सेंसरी मोटर नेक्स्ट सारे कार्य शिरा प्रदेश से होते हैं। शिरो को अर्पण करेंगे। अर्पण का तरीका है शिरोधारा, महामास तैल से, बला तैल से। पादाभ्यंग, पाद तलवे में अच्छी मालिश, तिली तेल, सरसों तेल, चंदन, बलालाक्ष आदि तेल से अभ्यंग करें प्रतिदिन। उद्वर्तन, ये विलोम गति से मालिश की जाती है चूर्णों के माध्यम से, उसको उद्वर्तन बोलते हैं। अमल की चूर्ण, अश्वगंधा और शतावरी चूर्ण से उद्वर्तन करें। अभ्यंगोपरांत सर्वांग वाष्प स्वेद, निम्ब पत्र से या अश्वगंधा पत्र से यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके माध्यम से हम स्वेदन में करते हैं। अभ्यंगोपरांत सर्वांग वाष्प स्वेद। इसके अलावा सर्वांग दुग्ध धारा, पूरे शरीर में धारा डाली जाती है दूध की, इससे भी शरीर मुलायम होता है, त्वचा में वर्ण होता है, लश्यर डेवलप होता है। सर्वांग तैल धारा, तैल धारा भी बहुत ही उपयोगी है पेशेंट्स के लिए, खासतौर से जहां भी मानसिक क्षय हो, पैरालिसिस हो, अधरांगवात हो, सब में सर्वांग तैल धारा बहुत ही प्रायोगिक है और बहुत ही अच्छी चिकित्सा कहलाती है। इसको प्रिचल धारा, धारा स्वेद, कई प्रकार के नाम दिए गए हैं। इसके अलावा रिजुविनेशन करने के लिए पूरे शरीर में षष्टिकशाली श्वेत, षष्टिकशाली श्वेत बहुत उपयोगी है। इसमें चावल, अश्वगंधा, शतावरी, बलामूल का काढ़ा बना करके विधिवत कराई जाती है, इसको हम षष्टिकशाली श्वेत कहते हैं। चकोर सिजड़, नमक और सरसों चूर्ण, इसे प्रत्येक सप्ताह में वमन करा दें, उल्टी करा दें। 5-6 गिलास पानी पिलाएं सरसों और नमक मिला करके, और अंगुली थोड़ा लगाएंगे तो वोमिटिंग चालू हो जाएगी। वोमिटिंग करने से पूरा आमाशय शुष्क हो जाता है। इसके बाद 3 दिन लघु आहार विहार का सेवन कराना चाहिए। औषध सिद्ध साधित जल का सेवन, जो हम जल सेवन करते हैं, उष्ण होना चाहिए, और अजवाइन, लौंग या सौंफ, इन तीनों में से कोई भी इसे सिद्ध करके पानी पिए। और रात्रि में एरंड भ्रष्ट हरित की, अरंडी तेल में हरित को भून लेते हैं, आधा चम्मच रात को सोते टाइम दे दें, अथवा 20 ग्राम अमलतास का खुदा, उसमें 2 गिलास पानी डाल के आधा गिलास बचे तब तक पका लें और रात्रि में इसका सेवन कराएं। इससे क्या है, मल प्रवृत्ति अच्छी होगी, पेट हमेशा साफ रहेगा। तो हर दूसरे तीसरे दिन ये विरेचन एरंड भ्रष्ट हरित की या अमलतास गुदा से करा लेना चाहिए। फिर लघु आहार का सेवन 3 दिन, और
बकवासे को साफ करने के लिए, रेक्टम को साफ करने के लिए सुखोर, सीजड़ और नमक इनको मिलाकर वस्ती देना चाहिए प्रति दूसरे दिन। इससे आदमी स्वस्थ रहता है। और यदि बहुत ज्यादा बेबंद हो, उदावर जैसे लक्षण हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो, तो दशमूल पात 300 ml, सेंधव 10 ग्राम, हिरण तेल 40 मिलीलीटर, 20 ग्राम शहद प्रति सप्ताह में एक बार इस वस्ती का सेवन करें। इससे पूरा पेट आपका क्लियर हो जाएगा। और उसी दिन सायंकाल अनुवासन वस्ती नारायण तेल से 30 मिलीलीटर देवें। इससे आपका जो सिस्टम है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और प्रतिदिन प्रातः एवं सायं अणु तेल से नस्य। अणु तेल बहुत ही फेमस नस्य द्रव्य है। ऐसा में 4-4 बूंद आप दिन में 2 बार या 1 बार डालें और सप्ताह में 1 बार शोधन नस्य का प्रयोग करें। कटफल को 3 मिचुटी लेकर के और नाक में प्रक्षेपित करते हैं, उससे छींकें आती हैं। पूरा जो सिस्टम है ऊर्जा तुर्गत का वो पूरा लाभान्वित हो जाता है। अगर इन प्रक्रियाओं करेंगे तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के दृष्टिकोण से पंचकर्म, दिनचर्या में पंचकर्म, हम अपनी दिनचर्या में पंचकर्म कैसे अपना सकते हैं? शिरा तर्पण, जैसे मैंने पहले बताया था, शिरा तर्पण के कई भेद हैं। अभ्यंग से पिछवा वस्ती से चतुर्विधम। इसमें अभ्यंग, पिछू धारण और शिरो अभ्यंग मालिश करना। कर्ण और नासा पूरण, अभी भी आप जाएंगे गांव में, बुजुर्ग लोग कान में तेल डालते हैं, नासा में तेल डालते हैं। अगर ये हम 2-2 बूंद 4-4 बूंद सरसों तेल या तिल तेल कानों में और नासा में डालते रहें, कान और नाक से संबंधित रोग बिल्कुल नहीं होंगे। और ये दिनचर्या में इसको सम्मिलित कर लेना चाहिए। कवल धारण, पंचवल्कल क्वाथ या निम्ब क्वाथ से कवल धारण कराएं, कुल्ला कराएं और उसके पश्चात स्नेह गंडूस कराएं। तिली तेल का स्नेह गंडूस कराएं, मुख में धारण करें। इससे दांतों से संबंधित, मसूड़ों से संबंधित कोई व्याधि आपको नहीं होगी। नित्य सर्वांग अभ्यंग, पश्चात सर्वांग वाश्वेत, आधाभ्यंग, ध्वर्तन आमल की चूर्ण से, शिरोधारा जैसे मैंने पहले बताया, दुग्ध धारा, सर्वांग धारा मूर्छित तिल तेल से अपनी दिनचर्या में हमको सम्मिलित करना चाहिए। और प्रति सप्ताह सुखो, जड़ और सेंध और नमक से वमन करा लें। 2 लीटर 3 लीटर पानी गर्म कर लो, उसमें 2 चम्मच सेंध और नमक डालें और इससे आप जो है वमन करा सकते हैं। अवगाह श्वेत दशमूल क्वाथ से और नित्य छोटी हरण 10 ग्राम की मात्रा रात्रि में ले लें। तो मैं बाद में बात करता हूं। प्रत्येक सप्ताह अरण्य तेल, अगर छोटी हरण ना ले तो कैस्टर ऑयल 40 ml खाली पेट में इसको प्रातः काल सेवन करा दे। इससे पूरा सिस्टम आपका साफ हो जाएगा। और फिर 3 दिन लघु आहार का सेवन करें। प्रत्येक सप्ताह निरूह वस्ती, जैसा मैंने पहले बताया था, दशमूल पात 300 ml, शहद 20 ग्राम, सेंधव 10 ग्राम, हिरण तेल 40 मिलीलीटर और निरूह वस्ती प्रति सप्ताह 1 बार देवे। और उसी दिन सायंकाल मूर्छित तिल तेल या नारायण तेल 30 मिलीलीटर की घोषणा थोड़ा गर्म करके कुनकुना करके मात्रा वस्ती का सेवन कराए। नित्य सुखोषण का सेवन हर कोई एडवोकेट करता है। हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा है, श्रोतकोपचारी शायद ब्रह्मचारी क्षपाशया, पहले से ही उष्ण जल आप देवे तो आधी चिकित्सा तो ऐसे ही हो जाती है। सौंदर्य वर्धन हेतु पंचकर्म, सुंदरता बढ़ाने के लिए भी हमारे पंचकर्म की विधियां हैं। जैसे हल्के हाथ से सिरोभ्यंग, बालों को धीरे धीरे स्नेहित करना, चमेली तेल, भृंगराज तेल, आमल की से सिद्ध तिली तेल, आंवले का कल सिरा प्रदेश में धारण, आमल की चूर्ण से घर्षण युक्त उद्वर्तन और तिली तेल का उपयोग करना चाहिए। नित्य प्रातः एवं रात्रि में सीकाकाई तेल से अभ्यंग, नारियल पानी से बालों को अच्छी तरह तर्पण कराएं। विधि पूर्वक नासा, कपोल, गले सहित पूरे चेहरे में अभ्यंग करें, तिली तेल और चंदन से या तेल चमेली से। इसके बाद एक लेप बहुत अच्छा है जिसको आप प्रयोग करना चाहिए आपको, चारोली, ग्लिसरीन और गुलाब जल, इनको मिला के पेस्ट तैयार करें और इससे चेहरे की मालिश करें या रात्रि में लेपन कर ले। प्रातः काल सुखोर को साफ कर ले। चेहरे में हल्दी और चंदन का उपटन, यह भी सुंदरता बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ है। नेत्र तर्पण, चंदन मरलाक्षादि तेल से नेत्र का तर्पण करें ताकि आपकी नेत्र की आकृति या नेत्र से संबंधित व्याधि यदि है तो वो भी ठीक हो जाए।
अमल की क्वाथ से कवल गंडूस धारण और अनार, अंगूर, स्वरस, शहद मिलाकर के चेहरे में लेप करें। इससे भी सुंदरता की वृद्धि होती है। हस्तपाद में अभ्यंग, पश्चात सुखोर जल से अवगाह एवं वाष्प स्वेदन, चेहरे में हल्का नाड़ी स्वेद करें, जिससे जो स्वेद में मल जमा रहता है वो बाहर निकल जाए। सर्वांग अभ्यंग तिली तैल से, अभ्यंग पश्चात भाप से सिकाई करें, निम्ब पत्र से। सर्वांग तैल धारा, अवगाह स्वेद, दशमूल क्वाथ से दुग्ध धारा। होठों में रात्रि को सोते समय चारोली, ग्लिसरीन और मलाई का लेप करें ताकि होठ आपके सुंदर दिखें। जैतून तेल से सर्वांग अभ्यंग और चंदन, तगर, हल्दी और बेसन, इसको मिला करके उपटन करें। ये बहुत ही लाभप्रद चिकित्सा है। अनन्नास के गूदे से चेहरे में पैक लगाना, पश्चात सुकुमार जल से प्रक्षालन। रात्रि में अनन्नास के गूदे का चेहरे में पैक लगा लें, प्रातः काल गर्म पानी से धो लें। प्रत्येक सप्ताह किरण तेल 40 मिलीलीटर विरेचन करा दें इससे, ताकि पेट साफ रहे। और एक सप्ताह में एक बार सुखोर जल से वमन करा दें। त्वचा को स्निग्ध प्रदान करने हेतु तो केले और शहद का लेप, केला और शहद दोनों को मिला के लेप तैयार करें और इसका लेप मुख में, शरीर में कहीं भी आप कर सकते हैं। बाद में गर्म पानी से इसका प्रक्षालन कर लें। इसके अलावा अनार, चारोली और ग्लिसरीन, अनार, चारोली और ग्लिसरीन का पेस्ट तैयार कर चेहरे में लेप लगाएं। ये सब देश की हमारे आयुर्वेद में वर्णित पंचकर्म के अंदर ये तमाम सारे नुस्खे हैं। उदर में सफेद काली धारियां हो जाती हैं प्रेगनेंसी के बाद या मोटे लोगों को, इसका एक सिंपल उपाय है कनेर की पत्ती और तिली तेल, इसको पीस करके कल्क बना लें और जहां निशान है वहां लेप करें। ताज्जुब होगा आपको, 15 दिन लगाने के बाद आपके निशान मिट जाएंगे। स्थापन वैसे प्रत्येक तीसरे दिन, ताकि पेट की साफ सफाई होती रहे। इसके लिए दशमूल का 300 मिलीलीटर, किरण तेल 40 मिलीलीटर और इसके माध्यम से, जिसको हम रूह बस्ती कहेंगे, इससे मल काफी मात्रा में निकलता है। और उसी दिन सायं मूर्छित तिल तेल या नारायण तेल से मात्रा बस्ती 30 मिलीलीटर भोजन के बाद सेवन कराएं। स्वास्थ्य वर्धक, डेवलप द इम्यून सिस्टम, आयुर्वेद में कहा है श्याम संशोधन ही शुद्धा सुखी जात बुलापना, रसायनम प्रोंजित तत्प्रेक्षामि शोधनम। यदि रसायनबाजी कण के गुण प्राप्त करना है तो पहले आप शोधन कराइए। जैसे कपड़े में रंग चढ़ाते हैं तो कपड़ा पहले साफ करना पड़ता है, फिर रंग चढ़ता है। ऐसे ही आयुर्वेद में भी है, पंचकर्म कराने के बाद रसायनबाजी कण का सेवन कराएं। तो वो पंचकर्म कैसे कराएं, ये मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाह रहा हूँ आयुर्वेद विद्यार्थियों के लिए। ग्रामावस्था प्राप्त कर मूर्छित तिल तेल से आभ्यंतर स्नेहपान करें। आभ्यंतर स्नेहपान करने के पश्चात सर्वांग वाष्प स्वेद एक दिन पूर्वक वमन कराएं, फिर संसर्जन क्रम कराएं ताकि अग्निमान धुआ है वो अग्नि तीव्र हो जाए। विरेचन के लिए पुनः अभ्यंतर स्नेहपान, पश्चात विरेचन देवें, फिर संसर्जन क्रम। विरेचन के 9वें दिन से वस्ती चालू करें। और वस्ती के लिए योग वस्ती, काल वस्ती और कर्म वस्ती, ऐसी 3 प्रकार की वस्ती कोर्स है। इसमें मैं प्रेफर करूंगा कि 16 वस्तियों का कोर्स काल वस्ती का है, उसका प्रयोग करें। नित्य प्रतिदिन अणुतैल से नस्य और हर तीसरे दिन शोधन नस्य, अवपीड़न नस्य का प्रयोग करें, धमापन नस्य का प्रयोग करें, ताकि ऊर्ध्वगत तुर्गत जितने भी दोष है वो बाहर नासा के माध्यम से निकल जाए। रसायन औषधियों के रूप में अश्वगंधा, शतावरी, मुलैठी बड़ा प्रसिद्ध योग है चरक का। इनका बराबर बराबर मात्रा में चूर्ण बना ले, कपट चूर्ण, और 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दुग्ध के साथ सेवन करें। इसके अलावा अमल की रसायन भी बहुत उपयोगी है, बना बनाया बाजार में प्राप्त होता है। नित्य सर्वांग अभ्यंग और स्वेदन कराना है, ये जरूरी है। और 10-10 ग्राम आता एवं स्वयं च्यवनप्राश का सेवन लगातार अगर 6 से 1 साल तक आप सेवन करते हैं, निश्चित रूप से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। इसके अलावा सर्वांग तैल, सर्वांग दुग्ध धारा, क्षरोधारा और मस्तिष्क के आंवले से बनाया जाता है। आंवले को छाछ में पका करके और उसके कल को सिरा प्रदेश में लगाया जाता है। इससे खालित पालित बालों का झड़ना, हरित होना, पीलापन होना, सफेद होना, वो सब इससे ठीक होते हैं। इस प्रक्रिया को मस्तिष्क बोलते हैं। सस्तिकशाली श्वेत, जैसा मैं पहले चर्चा कर आया हूँ, तिल मांस पिंड श्वेत, इसमें 4 चीजें, तिल, उड़द, चोकर और चावल, इनको अश्वगंधा, शतावरी, बलमूल, काढ़े में पका कर बनाते हैं और इससे सिकाई की जाती है। इससे भी लश्चर
शरीर में बढ़ता है। महामास तैल, नारायण तैल 30 मिलीलीटर के मात्रावस्थी आप लगातार 21 दिन तक देवें। ये निरापद है, कोई तकलीफ नहीं। आप इंजेक्शन के माध्यम से भी, सिरिंज के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। अमल की अश्वगंधा शतावरी चूर्ण से उत्वर्तन, हल्दी अगर चंदन आदि से नित्योपटन, जैसा पहले हम चर्चा कराए हैं, बराबर करते रहेंगे तो अंग हमारे बड़े सुंदर होते हैं। पंचकर्म एवं पर्यटन, कई चिकित्सक पूछते हैं कि पर्यटन के व्यक्तियों को कैसे हम आकर्षित करें। मैंने कुछ प्रोग्राम तय किए हैं। 3 दिवसीय पर्यटन पैकेज, 7 दिवसीय पर्यटन पैकेज, 15 दिवसीय पर्यटन पैकेज, इसमें डिटेल सब लिखा हुआ है। इसके अलावा ये डिटेल इसमें लिखा हुआ है 15 दिन का, 1 महीने का, 3 दिन का, अलग अलग क्या क्या हम पहले दिन कराएं, दूसरे दिन क्या कराएं, चौथे दिन क्या कराएं। क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है तो मैं डिटेल नहीं बता रहा हूं, आप इसको समझ सकते हैं। इस दिव्य पर्यटन कर्म पंचकर्म, ये पूरा पंचकर्म है। इसमें देख लिए 7 दिन वाह्य अभ्यंग और वाह्य शोधन कराते हैं। 1 दिन जो है अभ्यंग पश्चात फिर कफवर्धक आहार विहार का सेवन कराते हैं, फिर वमन कर्म कराते हैं, फिर 7 दिन संसर्जन कर्म, फिर 3 दिन आभ्यंतर स्नेहपान करा करके फिर 3 दिन वाह्य अभ्यंग और वाह्य शोधन करते हैं, फिर विरेचन कराते हैं, फिर संसर्जन कर्म और फिर रक्त मोक्षण। इस तरीके से टोटल 30 दिन के काल में पूरा जो पंचकर्म है वो पूरी पंचकर्म की प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन सभी पेशेंट में ये कराने की आवश्यकता नहीं है, रोगानुसार हम तय करते हैं कि कितना समय उसमें लगेगा। कर्मानुसार अपेक्षित कर्म, ये क्लासिकल मेथड जो क्लासिक शास्त्र में वर्णित है। वमन कर्म के लिए 15 दिन चाहिए, विरेचन कर्म के लिए 18 दिन, गौण विरेचन कर्म के लिए 31 दिन, वस्ती कर्म के लिए 30 दिन, 16 दिन या 8 दिन, नस्य कर्म करने के लिए 7 दिन या 21 दिन, रक्त मोक्षण 1 दिन या 7 दिन, दोनों 7 दिन भी लगातार कर सकते हैं। टोटल संपूर्ण पंचकर्म 130 दिन का होता है। लेकिन ये बताया कि पेशेंट को डराइए मत, रोग के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर हमें तय करते हैं कि कौन से कर्म इसमें करना है और कितना समय इसको लगेगा। ये आकस्मिक चिकित्सा हेतु पंचकर्म, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। यदि मूर्छा अवस्था हो तो नौसादर और चूना का नस दीजिए, तुरंत पेशेंट होश में आ जाएगा। मापन नस, औपीड़न नस, कटफल, प्याज का सुरस, इनसे आप नस कराइए। इसके अलावा शिग्र बीज, अपामार्ग और विटंग, इनका औपीड़न नस के द्वारा नस कराएं, मूर्छा की अवस्था खत्म हो जाती है। अत्यधिक रक्तस्राव यदि हो रहा हो उस अवस्था में अगर ऊर्ध्वक रक्तपित्त हो, उसमें दूर्वा सुरस, अंगूर, अनार रस, चमेली पत्र, शीतल जल से धारा, शुद्ध घृत का नस्य देना चाहिए। जात्यादि घृत का भी प्रयोग करना चाहिए। यदि अधोग रक्तपित्त है तो पिच्छावस्थी, फिटकरी युक्त जल से प्रक्षालन, इससे रक्त तुरंत बंद हो जाता है। पश्चात अवगाह, चांगेरी घृत और जात्यादि घृत का जूस देना चाहिए, इससे रक्त तुरंत बंद हो जाता है। विषपान यदि किसी ने कर लिया हो, स्नेहपान, सुकोष जल, सैंधव, सरसों चूर्ण, उनको मिला के वमन करा दें और फिर शीतल उपचार करें, जैसे सर्वांग धारा और अवगाह श्वेत। मद्यपान बहुत कर लिया हो किसी ने तो सुकोष जल और अष्टांग लवण मिलाकर वमन करा दें। इक्का श्वास के पेशेंट को वेग आ रहे हो, प्याज और लहसुन सरस का औपीड़न नस्य देवें। सैंधव युक्त तैल से वक्ष प्रदेश में अभ्यंग कर नाड़ी श्वेत करें और सोमलता फांड का पान भी कराएं और उसे वाष्प स्वेदन भी करें। इससे तुरंत ब्रोंकोडायलेशन होगा और पेशेंट को आराम मिलेगा। सर पर बिच्छू यदि काट ले तो रक्त मोक्षण, स्फटिका चूर्ण से बल प्रबंधन, घृतपान और शीतल उपचार करना चाहिए। इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो घृतपान, घृत से अनुवासन वस्ती, अणुतैल एवं वचा तैल से नस्य कर्म और सर्वांग अभ्यंग पश्चात शिरोधारा कराना चाहिए। अग्निदग्ध हो जाए तो कच्चे आलू का लेप, ग्वार पाठा का लेप, गूदा का लेप, दुग्ध धारा, चारोली, गुलाब जल का सेवन, गुलाब जल का लेपन, ये करना चाहिए। लू लग जाए तो शीतल जल से सर्वांग धारा, गेंदे के पत्तों को पीस कर लेप लगाएं, प्याज सुरस से नस्य देवें। जल में डूब जाए कोई तो तत्काल उसको बाहर निकाल कर व्यक्ति को उल्टा लटकार कर नासा मार्ग से जल का निष्कासन कराएं। हथेली तलवे पर सरसों तेल का अभ्यंग, सर्वांग वाश्वेत, मूर्छित होने पर नौसादर चूना को सुखाना चाहिए। हृदयघात हो, आंखों के किनारे तथा नाक के आसपास अंगूठे और तर्जनी से अभ्यंग करना चाहिए। वक्ष प्रदेश में दबाकर अभ्यंग करें और हृदयवस्थी और कृत्रिम श्वास भी पेशेंट को देना चाहिए मुख के माध्यम से। अक्षिदाह हो, गुलाब जल से अक्षिवस्थी, घृतपान, चंदनादि तैल से अभ्यंग,
और यदि तीव्र श्राशूल हो तो उसमें 2 घृत से नस्य देना चाहिए। केसर और शक्कर ये मिला करके दूध पीस करके 4-4 बूंद नस्य दें, तत्काल तीव्र श्राशूल नष्ट हो जाता है। तीव्र विबंध हो तो जैसे मैंने आपको निरूह वस्ती बताई है बार बार, 10 मूल का 300 ml, करंट तेल 40 ml, 10 ग्राम शहद सेंधो, इनको विधिपूर्वक बना करके अनुवासन वस्ती दें, इससे निश्चित रूप से विबंध नष्ट हो जाएगा। आप सपोजिटरी, ग्लिसरीन सपोजिटरी जो बाजार में मिलते हैं उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। मलावरोध हो तो त्रिफला क्वार से कवल एवं गंडूस, गलावरोध, गले में शोष हो जाए, कई बार पेशेंट बोलते हैं गले में शोष हो गया, अब बहुत आ रहा है, ऐसी अवस्था में त्रिफला क्वार से कवल एवं गंडूस का धारण कराएं और हल्दी चूर्ण को पानी में घोल करके गंडूस भी कराएं और गार्गलिंग कराएं। मुख पाक हो तो चमेली पत्र के क्वाथ का कवल धारण, गंडूस जात्यादि घृत से या जात्यादि तल से गंडूस करावें। उदरशूल हो तो निरूह वस्ती जो ऊपर बताई है, निरूह वस्ती का सेवन करें और हिंग मिश्रित जल का लेप करें। और गर्म थैली से सेक। अधिक छींक आए तो उसमें कटफल से धमापन, नस्य पश्चात शुद्ध घृत से नस्य, वो घृत से नस्य करावें और शिरोधारा शिरोतर्पण भी पेशेंट को करें, तुरंत ठीक हो जाएगी। अर्शजन्य वेदना, बहुत वेदना होती है अर्श में, हरिवत प्राणियों मांसकील का अभिसंत्यत, ऐसी अवस्था में फिटकरी युक्त उष्ण जल अवगाह अनुलोम चिकित्सा करना चाहिए। आंखों में सूजन आ जाए, सहजन के पत्र का सुरस ले लें, उससे आश्चोतन करें, थोड़ा थोड़ा उसमें डालें ऊपर से और शीतल धारा दें, गुलाब जल का प्रक्षालन करें। नासावरोध हो तो यूकेलिप्टस पत्र लेकर के उसका वाष्प से सूंघें और उससे निश्चित रूप से आपकी नासा है वो अवरोध दूर हो जाएगा। लास्ट है रोगानुसार पंचकर्म, ये तो आप सब जानते हैं, मैं जस्ट आपको एक इशारा करूंगा। स्थूल रोग में आभ्यंतर स्नेहपान, सर्वांग वाष्पेत, रेचन कर्म, संसर्जन कर्म, कर्म वस्ती, लेखन वस्ती, सैंधवाद अनुवासन वस्ती, रूक्ष स्वेद उद्वर्तन और नित्य सर्वांग वाष्पेत, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पंचकर्म का स्थूल रोग में ओबेसिटी में रहेगा। रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, उसे आम पाचन हेतु पंचकोल चूर्ण, आभ्यंतर स्नेहपान, मूर्छित तिल तैल से अभ्यंगोपरांत सर्वांग वाष्पेत, रेचन कर्म एवं संसर्जन कर्म, रूक्ष स्वेद उद्वर्तन, पत्रपिंड स्वेद, बालुका स्वेद, पंचकोल क्षारवस्ती, माधु तैलिक वस्ती, क्षारवस्ती तथा सैंधवाद से अनुवासन वस्ती, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आम बात का है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिवात, बाह्य अभ्यंग, नाड़ी श्वेत, पत्रपिंड श्वेत, जानुवस्ती, जानुधारा, अनुवासन वस्ती, मात्रा वस्ती और मृदु विरेचन इसमें कराना चाहिए। अगर पैरालिसिस हो जाए पक्षवद, आम पाचन करने के बाद आभ्यंतर स्नेहपान, सर्वांग वाष्पेत, विरेचन कराएं, इसमें वमन नहीं कराते हैं। संसर्जन कर्म, सर्वांग अभ्यंग, वाष्पेत, षष्टिक्षारी श्वेत, सर्वांग धारा, शिरोधारा, अवगाह श्वेत, उद्वर्तन और स्नेह नस्य पेशेंट में करना चाहिए। यदि अर्जित का रोगी है फेशियल पैरालिसिस का, बाह्य अभ्यंग, नाड़ी श्वेत, पत्रपिंड श्वेत, स्नेह नस्य, अवपीड़न नस्य, शिरोधारा, शिरोवस्ती और मृदु, जो पंचकर्म की चिकित्सा करते हैं उनके लिए बहुत ही लाभप्रद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको अपने अनुभव के आधार पर। पृथ्वी में आम पाचन करने के पश्चात स्नेहपान, सर्वांग वाष्पेत, रेचन कर्म, संसर्जन कर्म, अनुवासन वस्ती, कटिवस्ती, पत्रपिंड श्वेत, नाड़ी श्वेत और उद्वर्तन, बाह्य अभ्यंग और सर्वांग वाष्पेदन और रक्त मोक्षण भी एक इंपॉर्टेंट चिकित्सा हृदय की है, सियाटिका की है। नमक श्वास, ब्रोंकियल अस्थमा, इसमें आम पाचन कराने के बाद आभ्यंतर स्नेहपान कराएं और फिर वमन करा के संसर्जन कर्म कराएं। इसके बाद फिर 3 दिन आभ्यंतर स्नेहपान करने के बाद 3 दिन बाह्य अभ्यंग वाह्य शोधन कराएं, विरेचन कर्म कराएं, संसर्जन कर्म कराएं और वेग यदि आते हैं उसमें प्याज और लहसुन सुरस का नस्य कर्म दे, इससे तत्काल ब्रोंकियल अस्थमा का जो वेग है वो नष्ट हो जाता है। यूकेलिप्टस पत्र का या बासा पत्र का वाष्प सेवन कराएं, इससे भी पेशेंट को लाभ होता है। यदि काश रोगी को है खांसी आ रही है तो आभ्यंतर स्नेहपान करके सर्वांग एवं नाड़ी श्वेत, वमन तथा संसर्जन कर्म, 3 दिन आभ्यंतर स्नेहपान, सर्वांग वाष्पेत, विरेचन कर्म और संसर्जन कर्म, और इसमें नस्य कर्म भी बड़ा उपयोगी है। प्याज और लहसुन का अर्क तैल और वचा तेल से भी नस्य कर्म हम करा सकते हैं। त्वचा विकार, स्किन डिसीज, इसमें आभ्यंतर स्नेहपान, सर्वांग वाष्पेत, वनु विरेचन कराएं, फिर संसर्जन कर्म। इसके अलावा तक्र धारा, सर्वांग तक्र धारा, पुष्ट मदनम त्रिफलाकरंज आरगवद कलिंगवाहा, 12वीं सप्त प्रणाह सिद्धार्थकम नाम का, इन द्रव्यों से सिद्धित करके तक्र धारा कराएं। से सोरियोसिस में सर्वांग धारा, अवगाह स्वेद और नस्य कर्म। विभिन्न प्रकार के लेप
रक्त मोक्षण, जलोकावचरण, प्रच्छन्न, शिराभेद इसमें करना है। हो जाएगा सर। इसके बाद इंसोम्निया, अनिद्रा में आभ्यंतर स्नेहपान, सर्वांगवास श्वेत, विरेचन कर्म, शिरोधारा, मस्तिष्क, सर्वांग धारा और अवगाह श्वेत का प्रयोग हमको करना है। अम्ल पित्त हो, आभ्यंतर स्नेहपान कराने के बाद विरेचन कराएं तो संसर्जन कर्म, क्षीर वस्ती इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मात्रा वस्ती भी दे सकते हैं। मानसिक अवसाद में सर्वांग अभ्यंग, सर्वांग वाश्वेत, विरेचन कर्म, संसर्जन कर्म, उद्वर्तन, सर्वांग धारा, शिरोधारा, शिरोवस्ती, अनुतैल या ब्राह्मी तैल से नस्य, मस्तिष्क और पिचु धारण, शिरा तर्पण करना चाहिए। उन्माद रोगियों में उन्माद और पश्चाद मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इसमें आभ्यंतर स्नेहपान, सर्वांग वाश्वेत, तीक्ष्ण बाउन विरेचन कर्म कराना चाहिए। संसर्जन कर्म कराने के पश्चात फिर स्नेह नस देवे, अवपीड़न और धमापन नस भी इसमें दिया जाता है। इसके अलावा शिरोधारा, शिरोवस्ती, मस्तिष्क और सर्वांग धारा, ये भी प्रयोग हम मानसिक रोगों में करते हैं। जीर्ण प्रतिश्याय हो, अनुलोमन चिकित्सा, रन्न भ्रष्ट हरित की रोज रात में देते हैं 1 चम्मच, आवश्यकता पड़ने पर विरेचन भी करा सकते हैं। इसके अलावा स्नेह नस से अनुतैल से, तीसरे दिन शोधन नस, ऐसा 2 दिन अनुतैल, तीसरे दिन अवपीड़न नस, ऐसा 21 दिन कोर्स करेंगे, जीर्ण प्रतिश्याय निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। अंत में जल उदावर्त, आभ्यंतर स्नेहपान, सर्वांग श्वेत, विरेचन कर्म, संसर्जन कर्म, दुरो वस्ती इसके लिए इंपॉर्टेंट है। दंड मूलादि वस्ती आवश्यकता पड़ने पर अनुवासन वस्ती भी सहचर तेल या महानाय तेल से दी जा सकती है। ग्रहणी रोग में पंचकोल क्वाथ का सेवन, लघु बमन विरेचन, पंचकोल क्वाथ 300 मिलीलीटर, सेंधव 10 ग्राम, शहद 20 ग्राम, इससे निरूवस्ती देवे और परपटिकल का सेवन। कई बार बोलता हूँ निगम सर, थोड़ा सा प्लीज कंक्लूड कर दीजिए, नेक्स्ट स्पीकर एक और है, समय कम है। हो गया, बस लास्ट है ये। आभ्यंतर स्नेहपान, सर्वांग वाश्वेत, वातरक्त में विरेचन कर्म, संसर्जन कर्म, पंचकोल क्षारवस्ती, अवगाह श्वेत, उद्वर्तन, रक्त मोक्षण, प्रच्छन्न, जलोपचार। इस तरीके से ये रोगानुसार क्या होता है डॉक्टर साहब कि ये जितने भी सुनने वाले होते हैं ना, वो ट्रीटमेंट चाहते हैं, इसलिए मैं अपना मेहनत करके उन लोगों को बताना चाहता हूँ। हर मेरे लेक्चर में इसी प्रकार होता है, इसीलिए वो बड़े ढंग से सुनते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुमार साहब को, धन्यवाद, टोकने के लिए भी बहुत धन्यवाद। और मेरा ये लेक्चर समाप्त हुआ और इसी प्रकार वेबिनार होते रहे, ज्ञान का आदान प्रदान हो, इन्हीं इच्छाओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बेहतरीन लेक्चर। सर आपका लेक्चर काफ़ी सुनने लायक, इम्प्रेसिव होता है और हम पंचकर्म में सर के काफ़ी लेक्चर सुनते हैं। अब हमारे पास समय की थोड़ी सी सीमा है, तो हम जो है अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर एसएन सिंह, हमारे नेक्स्ट वक्ता हैं। डॉक्टर एसएन सिंह सर जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे और एक जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक भी हैं और वो होम्योपैथिक कॉलेज से जुड़े हुए हैं और वहाँ के प्रिंसिपल हैं। तो मैं सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर आप अपना उद्बोधन और किस प्रकार से हम आयुष ग्लोबल सिनेरियो में होम्योपैथी का क्या रोल हो सकता है आज के समय में, आप उस पर सर अपना थोड़ा सा, समय की हमारे पास सीमा है सर, तो थोड़ा सा हम आपसे क्षमा भी चाहेंगे, हम आप और अनुरोध भी करेंगे कि सर सारगर्भित और समय पर हो जाए तो अच्छा रहेगा। प्रणाम। सादर बंदे, नमस्कार। जोशी साहब, आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ, कंक्लूड करूंगा बहुत कम समय में, क्योंकि प्रोफेसर जीएस तोमर साहब को सुनने के बाद मेरे लिए कुछ बचता नहीं है। वो होलिस्टिक अप्रोच भी लेते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच भी लेते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम भी लेते हैं, टोटल एरेडिकेशन ऑफ द डिजीज भी लेते हैं, टोटल एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज भी लेते हैं, छोड़ते नहीं। कुछ बाकी बचा हमारे लर्नेड प्रोफेसर बीएन सिंह साहब, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में विदाउट अंडर ग्रेजुएट कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज को एमडी खोलने का अपने साइन से सिग्नेचर करके हमें सुअवसर दिया। हम आते हैं सर कि होम्योपैथी ब्रीफ में क्या है। तोमर साहब माफ करिएगा, आपसे मैं बहुत डरता हूँ। होम्योपैथी कैन बी डिफाइंड एज अ डायनामिक होलिस्टिक एंड वाइटलिस्टिक सिस्टम ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक ड्रग थेरापेटिक्स। बस इतनी सी बात। हिप्पोक्रेट को सभी जानते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन। ही वाज द फादर ऑफ मेडिसिन, डिस्कवर्ड 2 systems which are responsible for curing the diseases. Number 1 was the Contraria contradicts curanter, जिसको एलोपैथ ने ले लिया, और हिप्पोक्रेट साहब ने ही कहा था सर कि
सिमिलिया सिमिलिमस क्यूरेंटर, ये सिमिलर डिजीजेस उसको कहा, लैटिन वर्ड में सिमिलिया क्यूरेंटर का वर्ड कहा, जिसको हैनीमैन साहब ने ले लिया। हैनीमैन साहब के विषय में क्या कहा जाए, हम इतना ही कहेंगे कि मॉडर्न सिस्टम के जो फादर कहलाते हैं, सर विलियम ऑसलर, बेड साइड क्लिनिक जिसने शुरू करवाया, उससे फादर ऑफ मॉडर्न क्लिनिकल सिस्टम ने कहा कि इंडिविजुअल लेवल पे जो कंट्रीब्यूशन डॉक्टर हैनीमैन का है तो किसी भी मेडिकल डॉक्टर का नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे। ग्रेज एनाटॉमी में 125 लोगों के नाम। अब हैनीमैन साहब के विषय में उन्होंने कहा होलिस्टिक अप्रोच, तोमर साहब ने बहुत डिटेल में कह दिया, माइंड बॉडी एंड इमोशंस टुगेदर, उसमें हमारे सिद्दीकी साहब ने बहुत कुछ कह दिया, किसी ने कुछ छोड़ा नहीं। होम्योपैथी के विषय में हमारे प्रोफेसर लर्नेड बीएम सिंह साहब ने कहा। मुझे कहना है कि तो होम्योपैथी है क्या, वेयर द रिलैप्सिंग नेचर ऑफ डिजीजेस, बार बार रोग पलट के हो जाते हो तो व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड इट, और उसको हैनीमैन ने बहुत लर्नेड एलोपैथ जो 14 भाषाओं का ज्ञाता था, हेग्रो से लैटिन में जब वो लैटिन इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे थे, कैसे होम्योपैथी आई, जो होम्योपैथ हिप्पोक्रेट ने सिद्धांत छोड़ दिया था कि बाय डिसिमिलर वेज which was adopted by modern system and diseases are also curable by similar ways which was left by Hippocrates, उसको हैनीमैन साहब ने पकड़ लिया और उसको ले आए। जैसे हम प्याज काटते हैं और प्याज काटते समय हमारे नाक से पानी, आंख से पानी, ठीक है, इट कैन प्रोड्यूस दिस लैक्रिमेशन हो रहा है और आइस से गिर रहा, लेकिन इससे जब मेडिसिन बनाई गई और डायनामाइज कर दी गई एलियम सीपा, इट इज इक्वली कैपेबल टू इरेडिकेट द एलिमेंट्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। आइए हम चलते हैं इंडिविजुअलिस्टिक पे, ये डिफर करती है दूसरे सिस्टम से इंडिविजुअलाइजेशन पे। व्हाट इज इंडिविजुअलाइजेशन हमारे यहाँ, जैसे कि नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, ही वाज द सेकंड पर्सन हु गॉट एमडी इन ब्रिटिश पीरियड। उस आदमी ने छोड़ दिया, उसकी डिग्री एमडी छिन गई और वो इधर आए क्योंकि एक ने कहा, पेशेंट ने, कि साहब जब हम स्टूल पास करते हैं तो हमको आईसी कोडनेस की, दिस इज ए पिक्यूलियर, दिस इज स्ट्रेंज, दिस इज रेयर, और इस पे कोनियम मैकुलेटम हैज क्योर्ड इट। उन्होंने कहा ये कौन सा सिम्टम होता, हम उधर नहीं जाएंगे, होम्योपैथी की मेरिट में लाएंगे, हाउ टू इरेडिकेट द एलिमेंट्स। पीक्यू आर्या से एक बताया हैनीमैन साहब ने, peculiar, queer, rare, these are the characteristic symptoms जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन हम स्टैब्लिश करेंगे। जैसे कि एक सीएमओ साहब को देखने का मुझको मौका मिला और उनको जॉन्डिस जबरदस्त थी, सीरम बिलिरुबिन बहुत बढ़ गया था, लेकिन विंटर सीजन में वो हमसे कहते हैं डॉक्टर ईशम सिंह सब दवाइयां ले लिया, अब बताओ थोड़ा सा हम कैसे ठीक होंगे, बहुत सीरम बिलिरुबिन बढ़ा, लेकिन मैं थोड़ा सा बर्फ खा लेना चाहता हूँ, बर्फ का टुकड़ा चाहता हूँ, लॉन्गिंग फॉर आइसी कोल्ड वाटर। क्यों, अरे विंटर सीजन है, आप कहाँ पर हैं सर, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हम बर्फ का टुकड़ा, दिस इज स्ट्रेंज, दिस इज ए पेक्यूलियर, दिस इज इंडिविजुअलाइजेशन, एंड फास्फोरस वाज गिवन ए सिंगल डोज, ही वाज ओके। हम कहना चाहते हैं होम्योपैथिक में होलिस्टिक अप्रोच को हम लोग चलते हैं। होलिस्टिक अप्रोच वाज सपोर्टेड बाय डॉक्टर बॉयड। टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी में लिखते हैं, ए लेडी इज नॉट एंटरिंग इन योर चैम्बर बाय होल्डिंग ए लंप ऑफ हर ब्रेस्ट, और ए पेशेंट इज नॉट एंटरिंग इन योर चैम्बर, ओ डॉक्टर, पेशेंट इज नॉट एंटरिंग योर चैम्बर बाय होल्डिंग ए लंप ऑफ लिवर, पेशेंट एज होल और लेडी एज होल, she is whole or he is whole entering in your chamber. Study the patient, way of entering, way of sitting, way of answering, way posture, holistic mind body together. और conflict of mind, कहाँ से conflict हुआ, डिजीज कहाँ से हुई, उस चिंगारी को आप बुझा दीजिए, धुआं कहाँ पकड़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। होम्योपैथिक अपनी लिमिटेशन है, every system has got its merit, every system has got its demerit, every system has got its limitation. होम्योपैथी हैज गॉट इट लिमिटेशन। 1972 में जब देखने को मिला कि एक माइग्रेन का केस, हम नहीं जानते थे कि व्हाट इज माइग्रेन, इंड्यूस वॉमिटिंग करके किस तरीके से कहता मैं ठीक हो जाता हूं, एंड दैट केस वाज क्योर्ड बाय सिंगल डोज। बाय सिंगल डोज होम्योपैथी इज द ब्यूटी। और ये
आर्हीनियस थ्योरी जो ग्रीक का नोबेल प्राइज पाया हुआ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहता, ग्रेटर द डाइल्यूशन ग्रेटर द आयोनाइजेशन, ग्रेटर द आयोनाइजेशन ग्रेटर द पावर। इसी तरीके से हम डाइल्यूट करते चले जाते हैं होम्योपैथी को और सक्सेशन देते हैं। इसलिए पीरियोडिक टेबल का सोडियम और से पहले ग्रुप का और 7th ग्रुप का क्लोराइड दोनों NaCl कैसे मिलते हैं, ये दूध जितना हम डाइल्यूट करते हैं उतना आयनाइजेशन होता, आयंस आर वेरी चार्ज पार्टिकल, इट इज अ परफेक्टली ए साइंस। लेकिन होम्योपैथी के लिमिटेशन में जहां डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन मिल जाता है, वहां पर मोस्ट मॉडर्न सिस्टम के लोगों को होम्योपैथी की सिंगल डोज से ठीक करने का अवसर मुझे मिला, लेकिन आई हैव गॉट माय ओन लिमिटेशन। मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर एक टिटनस का शायद ही वर्ल्ड में कहीं लास्टली मेडिकल बोर्ड बैठा हो और जहां पर हमारे मिनिस्टर बैठे हो और उसके बाद उस आदमी को देखने का मौका मिला हो, ट्रैकेक्टोमी लगी हो और जहां पे कोल्ड क्लैमी स्वेट अनकॉन्शियस लास्ट ही वाज स्ट्रगलिंग विद द लास्ट ब्रेथ ऑफ कि गया काम से, मिनिस्टर कहता है इसको भेजिए संजय गांधी, वो लोग कहते हैं कि साहब ये कमरे से नहीं निकल सकता, ट्रैकेक्टोमी पे है, लेकिन इंडिविजुअलाइजेशन पे कि पूरा कोल्ड क्लेमी स्वेट बॉडी वाज कोल्ड खैर एनी हाउ। सॉरी सर, क्षमा चाहता हूं मैं। तो होम्योपैथी हैज गॉट इट्स ओन scientific base and single remedies are able to eradicate the ailments, provided homeopathic must be based on the characteristic symptoms, PQRS, peculiar in rare and symptoms where हम पेशेंट को हम अलग कर सकते हैं भीड़ से। और इस पे वो हमको याद है कि होम्योपैथिक अपनी लिमिटेशंस में बहुत अच्छे लास्ट लाइन कह करके हम खत्म कर रहे हैं। एक मौका मिला था प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ को उनके फादर को ठीक करने के लिए, सिंगल डोज हैज क्योर्ड हिम, और वो कहते थे हाउ डज इट वर्क, मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन एंटीजेनिक इफेक्ट लाइक ए पोलियो ड्रॉप्स, एंटीजेनिक इफेक्ट लाइक हमने मेडिसिन दिया होम्योपैथिक को और एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाती है। इट हैज टू इरेडिकेट प्रोवाइडेड होलिस्टिक अप्रोच पे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे, PQRS को पाके इंडिविजुअल क्या उसमें पिक्यूलियरिटी क्या है, क्योंकि दो टेम्परामेंट जैसा हमारे यूनानी में कहा गया, बहुत बढ़िया टेम्परामेंट की बात कही गई। एक जो मदर अपने जुड़वा बच्चे को दूध देती, एक तुरंत पीता, एक देर में पीता, एक ब्राउनिया, एक सीपिया, किसको क्या पसंद है। अतः हम इंडिविजुअल डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन को स्टैब्लिश करने के लिए वो मेडिसिन देंगे, जैसा डॉक्टर बीएन सिंह ने कहा कि हमारी सारी मेडिसिन वेल प्रूव्ड है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग को पर प्रूव्ड है पहले से, वही रिकॉर्ड मेरी मटेरिया मेडिका का। और होम्योपैथी हैज गॉट इट्स मेरिट, साइंटिफिकली बेस्ड और वंडरफुल सिस्टम, बट इट हैज गॉट इट्स ओन लिमिटेशन। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि हमारे पास समय एक्चुअली लिमिटेड है, ये सेशन इससे पहले डिस्कनेक्ट ना हो जाए, मैं डॉक्टर DP आर्या सर को बुलाना चाहता हूं। सर जो विश्व आयुर्वेद मिशन के सेक्रेटरी भी हैं, वो वोट ऑफ थैंक्स दे करके इस कार्यक्रम को पूर्ण विराम देने की कृपा करें। आज इस बहुत ही अच्छे वेबिनार जो विश्व आयुर्वेद मिशन द्वारा आयोजित किया गया और जिसको बहुत ही अच्छे ढंग से भाई नवीन जोशी जी ने प्रस्तुत किया है, मैं आप सभी आए हुए विद्वानों का, उपस्थित विद्वानों का, विशेषकर USA के प्रतिनिधि माननीय श्री रामकृष्ण शाह जी का और डॉक्टर RN सिंह साहब का, डॉक्टर सिद्दीकी साहब का, हमारे परम विद्वान पंचकर्म के एक तरह से नापार के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर US निगम साहब का, डॉक्टर SM सिंह साहब का, और विशेषकर से हमारे जो विश्व आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर तोमर साहब का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। और जिस हम इच्छा के साथ विश्व आयुर्वेद मिशन की 2004 में स्थापना की गई थी, मैं समझता हूं आज उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है और पूरे विश्व को अब आयुर्वेद की आवश्यकता है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तभी आयुर्वेद भी ईश्वर ने हमें प्रदत्त किया पूरी वनस्पतियों के साथ, वो एक प्राकृतिक चिकित्सा है। और वास्तव में जो एलोपैथी का एक तरह से आडंबर था
वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, सारा विश्व देख रहा है। आज सारे विश्व को आयुर्वेद की आवश्यकता है। तो इस परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि हमारा ये उद्देश्य जो जन जन तक पूरे विश्व में पहुंचे, मैं समझता हूं हमारा उसका एक उद्देश्य पूरा हो रहा है। मैं एक बहुत छोटी सी बात, क्योंकि आयुर्वेद समुद्र है और उसमें जो बातें पूरी सृष्टि के साथ चलती रही, शुरू से की गई, उसमें हमारे आयुर्वेद में कुछ ऐसी बातें जो आज लुप्त हो गई हैं, जैसे जो सुश्रुत की सर्जरी थी वो समाप्त हो गई, धीरे धीरे वो एलोपैथी ने अडॉप्ट कर लिया। उसी प्रकार से कुछ ऐसी चीजें जैसे यज्ञ है, यज्ञ हवन के बारे में शुरू से ही कहा गया है, जब से वेदों में आया है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म है। यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है इस दुनिया में, और यज्ञ का विशेष महत्व रोगों के निरोग बनाने में भी उसका उपयोग है। आज हम सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, हमारे यज्ञ के द्वारा जो समुदाय प्रयोग होती थी, औषधि परख और समुदाय करती थी, उसमें पीपल है, पीपल है, वट है और शीशम है, इस प्रकार से आम है, उसकी वट, इस प्रकार की औषधियों के समुदायों के साथ जो हमारी निरोग जीवाणुनाशक औषधियां सामग्री और गाय के घी से जो हम हवन करते थे, वो पूरे ब्रह्मांड को एक तरह से निरोग कर देता था, जीवाणुनाशक था। और मैं समझता हूं कि हमारे यज्ञ से हमें आज उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं उसका एक छोटा सा तो उदाहरण देना चाहता हूं, बिल्कुल, थोड़ा सा कि conclude हमारे कर यहाँ दीजिएगा पर सर। दिल्ली के, जी सर, तो मैं ठीक है। सभी आप लोगों का, विद्वान लोगों का धन्यवाद करता हूं इस अवसर पर। आप सब लोगों ने बहुत ही सुंदर अपने माध्यम से हम लोगों को बताया है। सभी सुनने वालों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम में अंत में प्रोफेसर जीएस तोमर सर को आमंत्रित करता हूं कि वो फाइनल जो है अपना कमेंट और रिमार्क दे करके इस कार्यक्रम को समाप्त। मैं बस अंत में केवल सबको धन्यवाद देते हुए मैं निगम साहब को चरणों में प्रणाम करता हूं और उनको क्षमा मांगता हूं। एक विद्वान व्यक्ति के बीच में हमें इंटरप्ट करना पड़ा, मैं इसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं आज सब लोगों का बहुत आभारी हूं, मैंने बीएन सिंह साहब का और हमारे एसएम सिंह साहब की, मैंने ज्ञान गंगा में मैं स्नान नहीं कर, अवगाह नहीं कर पाया, तो मैं उनको भी बहुत क्षमा मांगता हूँ। कार्य का जो है थोड़ा मैं समय की कमी होने के कारण, और सभी लोगों का, जोशी जी का और रामकृष्ण शाह साहब का, कि मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और इस कार्यक्रम का निचोड़ जो है मैं लिखित रूप में आपके सामने सबमिट करूं।